हैरी पॉटर और श्रापित संतान खंड 1 अंक 1 दृश्य 1 किंग्स क्रॉस। व्यस्त और भीड़ भरा स्टेशन। यहाँ ढेर सारे लोग हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। हड़बड़ी और हुल्लड़ के बीच दो लदी हुई ट्रॉलियों के ऊपर दो बड़े पिंजड़े खड़खड़ा रहे हैं। उन्हें दो लड़के जेम्स पॉटर और एल्बस पॉटर धका रहे हैं। उनकी माँ जिनी पीछे पीछे आ रही हैं। 37 साल के हैरी के कंधों पर उसकी बेटी लिली है। एल्बस: डैडी, वह बार बार वही बात बोलता रहता है। हैरी: जेम्स, रहने दो। जेम्स: मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वह नागशक्ति में जा सकता है और वह जा भी सकता है, इसीलिए। अपने डैडी की गुस्से भरी निगाह देखकर: कोई बात नहीं। एल्बस अपनी मम्मी को देखते हुए: आप मुझे चिट्ठी लिखेंगी, है ना? जिनी: तुम चाहो तो हर दिन लिखेंगे। एल्बस: नहीं, हर दिन नहीं। जेम्स कहता है कि ज्यादातर विद्यार्थियों को घर से महीने में एक ही चिट्ठी आती है। मैं नहीं चाहता कि। हैरी: हमने तुम्हारे भाई को पिछले साल हर सप्ताह 3 चिट्ठियां लिखी थी। एल्बस: क्या? जेम्स। एल्बस जेम्स को आरोप भरी निगाह से देखता है, जो दांत निकालता है। जिनी: हाँ, तुम्हें अपने भाई की हर उस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए जो वह तुम्हें हॉगवर्ट्स के बारे में बताता है। वह बहुत मजाकिया है। जेम्स: क्या अब हम जा सकते हैं? एल्बस ने अपने डैडी को देखा और फिर मम्मी को। जिनी: तुम्हें बस प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच की दीवार में सीधे चल कर जाना है। लिली: मैं बहुत रोमांचित हूँ। हैरी: रुकना नहीं और डरना मत कि तुम इससे टकरा जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम घबरा रहे हो तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम ये काम दौड़ कर लो। एल्बस: मैं तैयार हूँ। हैरी और लिली अपने हाथ एल्बस की ट्रॉली पर रखते हैं। जिनी जेम्स की ट्रॉली के करीब पहुंच जाती है और पूरा परिवार मिलकर बैरियर की तरफ तेजी से दौड़ लगाता है। अंक 1 दृश्य 2 प्लेटफॉर्म 9:45। जो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से निकलते गहरे सफेद धुएं में ढका हुआ था, और यहाँ भी भीड़ थी, लेकिन यहाँ शानदार सूट पहनकर नौकरी पर जाने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो चोगा ओढ़े जादूगर और जादूगरनियां हैं, जिनमें से ज्यादातर इस उधेड़बुन में हैं कि अपने प्रिय संतानों से विदा कैसे लें। एल्बस: लो, आ गए। लिली: वाह। एल्बस: प्लेटफॉर्म 9:45। लिली: वे कहाँ हैं? क्या वे आ गए? शायद वे नहीं आए हैं। हैरी उंगली से रॉन, हरमाइनी और उनकी बेटी रोज की तरफ इशारा करता है। लिली तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। रॉन अंकल, रॉन अंकल। रॉन उसकी तरफ मुड़ता है। जब लिली दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचती है तो वह उसे बाहों में उठा लेता है। रॉन: तुम पॉटर परिवार में मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। लिली: क्या आपको मेरी चाल पता चली? रॉन: क्या तुमने वीजलीज की विजर्ड विजेस का प्रमाणिक नाक चुराने वाली सांस का पता है? रोज: मम्मी, डैडी एक बार फिर वही लचर चीज कर रहे हैं। हरमाइनी: तुम कहती हो लचर, वो कहते हैं लाजवाब, मैं कहती हूँ बीच में कहीं। रॉन: ठहरो, मुझे इस हवा को चबाने दो। और अब ये आसान मामला है। अगर मेरे पास से लहसुन की थोड़ी गंध आए तो माफ करना। वह लिली के चेहरे पर सांस छोड़ता है। वह खिलखिलाती है। लिली: आपके मुंह से दलिये की गंध आ रही है। रॉन: अकड़म बकड़म, छोटी लड़की, इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि अब तुम कोई गंध नहीं सूंघ पाओगी। वह उसकी नाक को ऊपर उठाता है। लिली: मेरी नाक कहाँ है? रॉन: आहा, उसका हाथ खाली है। ये एक लचर करतब है। हर कोई इसके लचरपन पर खुश होता है। लिली: आप अनाड़ी हैं। एल्बस: एक बार फिर हर कोई हमें घूरे जा रहा है। रॉन: मेरी वजह से, मैं बहुत ही मशहूर हूँ। नाक के मेरे प्रयोग बड़े ही लोकप्रिय हैं। हरमाइनी: निश्चित रूप से उनमें कुछ बात तो है। हैरी: गाड़ी ठीक से पार्क कर दी? रॉन: हाँ, कर दी। हरमाइनी को तो यकीन ही नहीं था कि मैं मगलू ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकता हूँ, है ना? उसे लग रहा था कि मुझे टेस्ट लेने वाले पर जादू करना पड़ेगा। हरमाइनी: मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रोज: और मुझे पूरा भरोसा है कि डैडी ने टेस्ट लेने वाले पर जादू किया था। रॉन: ओए। एल्बस: डैडी। एल्बस हैरी का चोगा खींचता है। हैरी नीचे देखता है। क्या आप सोचते हैं अगर अगर मुझे नागशक्ति में रख दिया गया? हैरी: तो इसमें क्या गलत है? एल्बस: नागशक्ति नाग का दल है, काले जादू का दल।
ये बहादुर जादूगरों का दल या हाउस नहीं है। हैरी, एल्बस सेवर्स, तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टरों के नाम पर रखा गया है। उनमें से एक नागशक्ति में थे और वे संभवतः सबसे बहादुर इंसान थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ। एल्बस, लेकिन मान लो। हैरी, अगर ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो चुनने वाली टोपी तुम्हारी भावनाओं को ध्यान में रखेगी। एल्बस, सचमुच? हैरी, उसने मेरे साथ यही किया था। ये एक ऐसी बात है जो उसने पहले कभी नहीं कही थी, इसलिए ये उसके दिमाग के आसपास एक पल तक गूंजती है। हॉगवर्ट्स जाकर तुम कुछ बन जाओगे एल्बस, मेरा तुमसे वादा है। वहां डरने वाली कोई बात नहीं है। जेम्स, तीखेपन से, थ्रेस्टॉल्स के सिवा थ्रेस्टॉल से बचकर रहना। एल्बस, मैं तो सोचता था कि वे अदृश्य होते हैं। हैरी, अपने प्रोफेसरों की सुनो, जेम्स की बात मत सुनो। और हाँ, मजे करना मत भूलना। अब अगर तुम यही नहीं चाहती कि ट्रेन तुम्हें छोड़कर चली जाए तो तुम्हें इसमें बैठ जाना चाहिए। लिली, मैं ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ लगाऊंगी। जिनी, लिली सीधी तरह से वापस आ जाओ। हरमाइनी, रोज, नेविल को हमारा प्यार देना मत भूलना। रोज, मम्मी, मैं किसी प्रोफेसर को प्यार कैसे दे सकती हूँ? रोज ट्रेन की तरफ चल देती है। इसके बाद एल्बस मुड़कर आखिरी बार जिनी और हैरी के गले लगता है, फिर रोज के पीछे पीछे चला जाता है। एल्बस, तो फिर ठीक है, विदा। वह ट्रेन में चढ़ जाता है। हरमाइनी, जिनी, रॉन और हैरी खड़े खड़े ट्रेन को देखते रहते हैं जब प्लेटफॉर्म पर सीटियां बचती हैं। जिनी, वे ठीक ठाक रहेंगे, है ना? हरमाइनी, हॉगवर्ट्स बहुत बड़ी जगह है। रॉन, बड़ी, अद्भुत, भोजन से भरपूर। मैं वहां दोबारा लौटने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ। हैरी, अजीब बात है। अल चिंता कर रहा था कि कहीं उसे नागशक्ति में न रख दिया जाए। हरमाइनी, ये तो कुछ भी नहीं है। रोज को तो ये चिंता खाई जा रही है कि वह क्विडिच स्कोरिंग का रिकॉर्ड पहले साल में तोड़ेगी या दूसरे साल में, और वह कितनी जल्दी अपने OWL अर्जित कर सकती है। रॉन, क्या पता उसमें इतनी महत्वाकांक्षा कहाँ से आई है। चीनी, और तुम कैसा महसूस करोगे हैरी अगर उसे नागशक्ति में चुन लिया गया? रॉन, जानती हो जिनी, हम सोचते थे कि तुम नागशक्ति में चुनी जा सकती हो। जिनी, क्या? रॉन, सच्ची, फ्रेड और जॉर्ज ने इस बात पर शर्त भी लगाई थी। हरमाइनी, हम चलें, लोग हमें देख रहे हैं। जिनी, जब तुम तीनों साथ होते हो तो लोग हमेशा देखते हैं, और जब तुम अलग होते हो तब भी देखते हैं। चारों चले जाते हैं। जिनी हैरी को रोकती है। हैरी, वह ठीक ठाक तो रहेगा, है ना? हैरी, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। अंक 1, दृश्य 3, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। एल्बस और रोज ट्रेन के डब्बे में चलते हैं, एक दहशत में तो दूसरा रोमांच में। विपरीत दिशा से ट्रॉली वाली जादूगरनी अपनी ट्रॉली धकाते हुए करीब आती है। ट्रॉली वाली जादूगरनी, प्यारे बच्चों, ट्रॉली में से कुछ चाहिए? कद्दू की कचौड़ी, चॉकलेट मेंढक, कढ़ाई केक। रोज चॉकलेट मेंढकों पर एल्बस की हसरत भरी निगाह को पकड़ लेती है। अल, हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एल्बस, किस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? रोज, इस बात पर कि हम किसे अपना दोस्त बनाते हैं। याद है, मेरे मम्मी डैडी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की अपनी पहली यात्रा में ही तुम्हारे डैडी से मिले थे। एल्बस, तो हमें इस वक्त ये चुनना है कि हम जिंदगी भर किसके दोस्त रहेंगे। बहुत डरावना ख्याल है। रोज, नहीं नहीं, देखो ये तो रोमांचक है। मैं ग्रेंजर वीजली हूँ, तुम पॉटर हो। हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहेगा, इसलिए हम जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं। एल्बस, तो हमें फैसला कैसे करें, किस कंपार्टमेंट में जाना है? रोज, हम सभी पर नजर डाल लेते हैं और फिर फैसला करते हैं। एल्बस एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है। अंदर सुनहरे बालों वाला एक लड़का स्कॉर्पियस अकेला बैठा है। बाकी कंपार्टमेंट खाली है। एल्बस मुस्कुराता है। स्कॉर्पियस भी पलटकर मुस्कुराता है। एल्बस, हाय, क्या ये कंपार्टमेंट? स्कॉर्पियस, ये खाली है, मेरे सिवाय कोई नहीं है। एल्बस, बेहतरीन, तो हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाएं, अगर कोई दिक्कत ना हो। स्कॉर्पियस, कोई दिक्कत नहीं है। हाय। एल्बस, एल्बस, अल मेरा नाम एल्बस है। स्कॉर्पियस, हाय। स्कॉर्पियस, मेरा मतलब है मैं स्कॉर्पियस हूँ। तुम एल्बस हो, मैं स्कॉर्पियस हूँ। और तुम शायद। रोज का चेहरा हर पल ज्यादा भावहीन होता जा रहा है।
रोज। रोज। स्कॉर्पियस। हाय रोज, क्या तुम मेरी झाग वाली गोली पसंद करोगी? रोज। मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, धन्यवाद। स्कॉर्पियस। मेरे पास झटका व मटका, नटखट मिर्च और कुछ जेली घोंगे भी हैं। मम्मी का विचार वे कहती हैं गाते हुए, टॉफी हमेशा दोस्त बनाने में मदद करती है। उसे एहसास होता है कि इसे गाकर उसने गलत किया था। शायद गलत विचार था। एल्बस। मैं थोड़ी लूंगा, मम्मी मुझे टॉफी नहीं खाने देती। तुम किससे शुरुआत करने की सलाह दोगे? रोज स्कॉर्पियस से नजरें बचाकर एल्बस को टोका मारती है। स्कॉर्पियस। आसान है। मैंने हमेशा नटखट मिर्च को टॉफियों की महारानी माना है। ये पेपरमिंट वाली टॉफी है जिसे खाते ही कान में से धुआं निकलने लगता है। एल्बस। शानदार, तो फिर मैं यही। रोज एक बार फिर उसे टोका मारती है। रोज, तुम मुझे क्यों मार रही हो? रोज। मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ। एल्बस। तुम मार रही हो और इसमें दर्द होता है। स्कॉर्पियस का चेहरा उतर जाता है। स्कॉर्पियस। वह तुम्हें मेरी वजह से मार रही है। एल्बस। क्या? स्कॉर्पियस। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए ये शायद सही रहेगा कि तुम भी जान लो मैं कौन हूँ। एल्बस। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? स्कॉर्पियस। तुम एल्बस पॉटर हो, ये रोज ग्रेंजर वीजली है, और मैं स्कॉर्पियस मैलफॉय हूँ। मेरे माता पिता एस्टोरिया और ड्रैको मैलफॉय थे। हमारे माता पिता, उनकी आपस में नहीं बनती थी। रोज। बात तुमने बड़ी नफासत से कही है। तुम्हारे मम्मी डैडी प्राण पक्षी हैं। स्कॉर्पियस अपमानित। डैडी थे लेकिन मम्मी नहीं थी। रोज दूसरी तरफ देखने लगती है और स्कॉर्पियस समझ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं अफवाह के बारे में जानता हूँ लेकिन ये झूठ है। एल्बस असहज रोज और मायूस स्कॉर्पियस को बारी बारी से देखता है। एल्बस। अफवाह क्या है? स्कॉर्पियस। अफवाह ये है कि मेरे माता पिता संतान पैदा नहीं कर सकते थे। मैलफॉय वंश का अंत ना हो जाए, इस डर से मेरे डैडी और दादाजी शक्तिशाली वारिस पाने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने उन्होंने मेरी मम्मी को वापस भेजने के लिए टाइम टर्नर यानी काल परिवर्तक का इस्तेमाल किया। एल्बस। कहाँ भेजने के लिए? रोज। एल्बस, अफवाह ये है कि ये वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। एक भयंकर असहज खामोशी। ये शायद बकवास है। मेरा मतलब है, देखो तो सही, तुम्हारे पास एक नाक है। तनाव थोड़ा तितर बितर हो जाता है। स्कॉर्पियस हंसता है, करुण रूप से कृतज्ञ। स्कॉर्पियस। और ये मेरे डैडी जैसी है। मुझे उनकी नाक, उनके बाल और उनका नाम मिला है। वैसे ये कोई बेहतरीन चीज नहीं है। मेरा मतलब है, पिता पुत्र वाले मतभेद तो हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं शैतानी शहंशाह के बेटे के बजाय मैलफॉय होना ज्यादा पसंद करूंगा। स्कॉर्पियस व एल्बस एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच किसी तरह के संदेश का आदान प्रदान होता है। रोज। हाँ, अच्छा, हमें शायद कहीं और चलकर बैठना चाहिए। चलो एल्बस। एल्बस गहराई से सोच रहा है। एल्बस। नहीं। रोज की निगाह से बचते हुए। मैं यही ठीक हूँ, तुम जाओ। रोज। एल्बस, मैं इंतजार नहीं करूंगी। एल्बस। और मैं तुमसे इंतजार की उम्मीद भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही रुक रहा हूँ। रोज एक पल तक उसे देखती है और फिर कंपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। रोज। अच्छी बात है। स्कॉर्पियस और एल्बस रह जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हुए, अनिश्चय में। स्कॉर्पियस। धन्यवाद। एल्बस। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुका हूँ, मैं तो तुम्हारी टॉफियों के लिए रुका हूँ। स्कॉर्पियस। वह काफी खूंखार है। एल्बस। हाँ, माफ करना। स्कॉर्पियस। नहीं, मुझे ये पसंद है। तुम्हें एल्बस पसंद है या अल? स्कॉर्पियस दांत निकालकर हंसता है और दो टॉफियां अपने मुंह में डालता है। एल्बस सोचते हुए। एल्बस। स्कॉर्पियस जब उसके कानों से धुआं निकलता है। एल्बस, मेरी टॉफियों के खातिर रुकने के लिए धन्यवाद। एल्बस हंसते हुए। वाह। अंक एक। दृश्य चार। समय बीतने की याद दिलाने वाला दृश्य। और अब हम समय बदलने के एक कभी नहीं जादुई संसार में दाखिल होते हैं, और ये दृश्य जादू के बारे में है। जब हम संसारों के बीच छलांग लगाते हैं तो तीव्र परिवर्तन होते हैं। कोई अकेले दृश्य नहीं है, बल्कि अंश या टुकड़े हैं जो समय की निरंतर प्रगति को दिखाते हैं। शुरुआत में हम हॉगवर्ट्स के भीतर हैं, बड़े हॉल में, और हर कोई एल्बस के चारों ओर नाच रहा है। पॉली चैपमैन। एल्बस पॉटर। कार्ल जेकिंस।
पॉटर हमारे साथ। यान फ्रेडरिक्स, उसे उनके जैसे बाल मिले हैं, उसके बाल तो बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं। रोज, और वो मेरा कजिन है। जब वे मुड़ते हैं, रोज ग्रेंजर वीजली, सभी से मिलकर अच्छा लगा। चुनने वाली टोपी विद्यार्थियों के बीच घूमती है और वे अपने अपने दल में चले जाते हैं। ये जल्द ही दिख जाता है कि टोपी रोज के पास आ रही है, जो तनाव में अपने भाग्य का इंतजार कर रही है। चुनने वाली टोपी, मैंने किया है सदियों से ये काम। बैठी हूँ मैं हर विद्यार्थी के सर पर। उनके विचार को मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं चुनने वाली मशहूर टोपी हूँ। मैंने लंबों को चुना है, मैंने नाटों को चुना है। मैंने हर अच्छी बुरी परिस्थिति में ये काम किया है। इसलिए मुझे पहनो और तुम जान जाओगे कि तुम्हें किस दल में रहना चाहिए। रोज ग्रेंजर वीजली। टोपी रोज के सिर पर आ जाती है। गरुड़ द्वार, रोज के करीब आते वक्त गरुड़ द्वार के विद्यार्थी हर्ष ध्वनि करते हैं। रोज, डम्बलडोर को धन्यवाद। स्कॉर्पियस चुनने वाली टोपी की गुस्सैल निगाह तले रोज की जगह लेने के लिए दौड़ता है। चुनने वाली टोपी, स्कॉर्पियस मैलफॉय। टोपी स्कॉर्पियस के सिर पर रख दी जाती है। नाग शक्ति, स्कॉर्पियस को यही उम्मीद थी। वह सिर हिलाता है और आधा मुस्कुराता है। उसके पास पहुंचते वक्त नाग शक्ति के विद्यार्थी हर्ष ध्वनि करते हैं। पॉली चैपमैन, हाँ, ये बिल्कुल सही हुआ। एल्बस तेजी से चलकर मंच के सामने की ओर आ जाता है। चुनने वाली टोपी, एल्बस पॉटर। टोपी एल्बस के सिर पर रखी जाती है और इस बार इसे ज्यादा समय लगता है, मानो टोपी भी असमंजस में हो। नाग शक्ति, खामोशी छा जाती है, पूरी गहरी खामोशी, जो गिरती है, थोड़ा कसमसाती है और नुकसानदेह है। पॉली चैपमैन, नाग शक्ति। क्रेग ब्राउकर जूनियर, वाह पॉटर, नाग शक्ति में। एल्बस अनिश्चित भाव में देखता है। स्कॉर्पियस खुशी से झूम उठता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चिल्लाता है, स्कॉर्पियस, तुम मेरे पास खड़े हो सकते हो। एल्बस पूरी तरह से व्याकुल, ठीक है, हाँ। यैन फ्रेडरिक्स, मुझे लगता है कि इसके बाल हैरी जैसे इतने भी नहीं हैं। रोज, एल्बस, लेकिन ये तो गलत है। एल्बस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अचानक मैडम हूच के साथ झाड़ू पर उड़ने की कक्षा शुरू हो जाती है। मैडम हूच, चलो तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? सब अपनी अपनी झाड़ू के पास खड़े हो जाओ, चलो जल्दी करो। सभी बच्चे फटाफट अपनी अपनी झाड़ुओं के पास खड़े हो जाते हैं। अपनी अपनी झाड़ू के ऊपर अपने हाथ ले जाओ और कहो, ऊपर। सभी विद्यार्थी, ऊपर। रोज और यैन की झाड़ुएं तैर कर उनके हाथों में आ जाती हैं। रोज और यैन, हाँ। मैडम हूच, चलो जल्दी करो, मेरे पास काम से जी चुराने वालों के लिए कोई वक्त नहीं है। पूरे दिल से, ऊपर, ऊपर कहो। सभी विद्यार्थी रोज और यैन को छोड़कर, ऊपर। स्कॉर्पियस समेत सबकी झाड़ुएं ऊपर उठ जाती हैं। सिर्फ एल्बस अपनी झाड़ू के साथ फर्श पर रह जाता है। सभी विद्यार्थी रोज, यैन और एल्बस को छोड़कर, हाँ। एल्बस, ऊपर, ऊपर, ऊपर। मगर उसकी झाड़ू नहीं हिलती है, 1 मिलीमीटर भी नहीं। वह इसे अविश्वास और हताशा से घूरता है। बाकी विद्यार्थी ही कर हंसने लगते हैं। पॉली चैपमैन, हे भगवान, कितना अपमानजनक है। सच्ची, ये तो अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है ना? कार्ल जैकिंस, एल्बस पॉटर, नाग शक्ति का नकारा विद्यार्थी। मैडम हूच, ठीक है बच्चों, अब उड़ना शुरू करो। फिर अचानक जाने कहां से हैरी एल्बस के पास आ जाता है, जब पूरे मंच पर धुआं फैल जाता है। हम दोबारा प्लेटफॉर्म 9:45 पर पहुंच जाते हैं और समय आगे बढ़ चुका है। एल्बस अब 1 साल से ज्यादा बड़ा हो चुका है, हैरी भी, लेकिन ये उतना साफ नजर नहीं आता। एल्बस, डैडी, मैं चाहता हूँ कि क्या क्या आप मुझसे थोड़ी दूर खड़े रहेंगे? हैरी दिलचस्पी से, क्या सेकेंड ईयर के बच्चों को डैडी के साथ देखा जाना पसंद नहीं होता? एक अति आतुर जादूगर उनके आसपास चक्कर लगाता है। एल्बस, नहीं, बात बस ये है, आप हो और मैं हूँ। और हैरी, लोग बस देख ही तो रहे हैं। ठीक है, लोग देखते हैं और वे मुझे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं। अति आतुर जादूगर हैरी के सामने दस्तखत करने के लिए कुछ बढ़ाता है। हैरी दस्तखत कर देता है। एल्बस, हैरी पॉटर और उनके निराशाजनक बेटे को। हैरी, इसका क्या मतलब है? एल्बस, हैरी पॉटर और उनके नागशक्ति वाले बेटे को। जेम्स अपना बैग उठाकर तेजी से उनके पास से गुजरता है। जेम्स,
लहराने वाले नाग शक्ति, अपनी फुफकार बंद करो और ट्रेन पर चढ़ने का समय हो चुका है। हैरी, इसकी जरूरत नहीं है जेम्स। जेम्स जा चुका है। क्रिसमस पर मिलते हैं डैडी। हैरी चिंता से एल्बस को देखता है। हैरी, अल एल्बस, मेरा नाम अल नहीं एल्बस है। हैरी, क्या दूसरे बच्चे चिढ़ा रहे हैं? क्या ये बात है? देखो, अगर तुम कुछ ज्यादा दोस्त बनाने की कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। हरमाइनी और रॉन के बिना मैं हॉगवर्ट्स में नहीं बच पाता। मैं दुनिया में भी नहीं बच पाता। एल्बस, लेकिन मुझे रॉन और हरमाइनी की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे पास एक दोस्त है, स्कॉर्पियस। मैं जानता हूँ वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बस उसी की जरूरत है। हैरी, देखो, अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। एल्बस, आपको मुझे स्टेशन लाने की जरूरत नहीं थी डैडी। एल्बस अपना सूटकेस उठाता है और तेजी से दूर चला जाता है। हैरी, लेकिन मैं यहाँ आना चाहता था। मगर तब तक एल्बस जा चुका है। ड्रैको मैल्फॉय भीड़ में से निकलकर हैरी के पास आता है। उसका चोगा आदर्श है और उसकी सुनहरी पोनीटेल सही जगह पर है। ड्रैको, मुझे एक एहसान चाहिए। हैरी, ड्रैको। ड्रैको, ये अफवाहें कि मेरे बेटे का असली पिता कौन है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी स्कॉर्पियस को बेरहमी से चिढ़ाते हैं। अगर मंत्रालय एक बयान जारी करके ये ऐलान कर दे कि रहस्य विभाग वाली लड़ाई में सारे काल परिवर्तक नष्ट हो गए थे। हैरी, ड्रैको, ये अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लोग दूसरी बातें करने लगेंगे। ड्रैको, मेरा बेटा परेशान है और एस्टोरिया की तबीयत भी कुछ समय से ठीक नहीं है। इसलिए स्कॉर्पियस को वह पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो हम उसे दे सकते हैं। हैरी, अगर तुम अफवाह का जवाब दोगे तो उसे और बढ़ावा मिलेगा। वोल्डेमॉर्ट की एक संतान है, ये अफवाह तो बरसों से उड़ रही है। स्कॉर्पियस पहला शख्स नहीं है जिसके बारे में अफवाह फैली है। तुम्हारी और हमारी दोनों की खातिर मंत्रालय को इससे दूर रहना चाहिए। ड्रैको की त्योरी चढ़ जाती है और वह खिन्न नजर आता है। जब मंच साफ होता है और रोज तथा एल्बस अपने अपने सूटकेस के साथ तैयार खड़े दिखते हैं। एल्बस, ट्रेन चलते ही तुम मुझसे बात मत करना। रोज, मैं जानती हूँ, हमें बस परिवार वालों के सामने नाटक करना है। स्कॉर्पियस दौड़ता है, बड़ी उम्मीद और उससे भी बड़े सूटकेस के साथ। स्कॉर्पियस आशा भरे स्वर में, हाय रोज। रोज निर्णयात्मक, विदा एल्बस। स्कॉर्पियस अभी भी उम्मीद भरे स्वर में, वह नरम हो रही है। और अचानक हम बड़े हॉल में पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल सामने खड़ी हैं और उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान खिली है। प्रोफेसर मैकगोनागल, और मुझे गरुड़द्वार की क्विडिच टीम की सबसे नई सदस्य का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। हमारी, उन्हें एहसास होता है कि वे पक्षपाती नहीं दिख सकती, तुम्हारी बेहतरीन नई धावक रोज ग्रेंजर वीसली। हॉल हर्ष ध्वनि से गूंजता है। बाकी सबके साथ स्कॉर्पियस भी ताली बजाता है। एल्बस, उसके लिए तुम क्यों ताली बजा रहे हो? हम क्विडिच से नफरत करते हैं और वह दूसरे हाउस के लिए खेल रही है। स्कॉर्पियस, वह तुम्हारी कजिन है एल्बस। एल्बस, क्या तुम सोचते हो कि वह मेरे लिए भी तालियां बजाएगी? स्कॉर्पियस, मैं तो सोचता हूँ कि वह कमाल की है। विद्यार्थी एक बार फिर एल्बस को घेरे हैं जब अचानक जादुई कारणों की कक्षा शुरू हो जाती है। पॉली चैपमैन, एल्बस पॉटर, बकवास। जब वह सीढ़ियां चढ़ता है तो तस्वीरें तक मुंह फेर लेती हैं। एल्बस एक काड़े पर झुका हुआ है। एल्बस, और हम क्या मिलाएंगे? दृश्येणी का सींग। कार्ल जैकिंस, मैं तो कहता हूँ कि उसे और वोल्डेमॉर्ट के बेटे को अकेला छोड़ दो। एल्बस, सैलमेंडर छिपकली का थोड़ा सा खून। काढ़े में जोरदार विस्फोट होता है। स्कॉर्पियस, ठीक है, ये किस चीज से ठीक हो सकता है? हमें क्या बदलना चाहिए? एल्बस, सब कुछ। समय आगे बढ़ जाता है। एल्बस की आंखें ज्यादा स्याही हो जाती हैं। उसका चेहरा ज्यादा पीला हो जाता है। वह अब भी आकर्षक है, लेकिन वह इसे स्वीकार न करने की कोशिश कर रहा है। और अचानक वह एक बार फिर अपने डैडी के साथ प्लेटफॉर्म 9:45 पर है, जो अपने बेटे और खुद को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। दोनों की उम्र एक साल बढ़ गई है। हैरी, तीसरा साल, बड़ा साल। ये रहा तुम्हारा हॉग्समीड का अनुमति वाला फॉर्म। एल्बस, मुझे हॉग्समीड से नफरत है। हैरी, तुम किसी ऐसी जगह से कैसे नफरत कर सकते हो जहाँ तुम कभी गए ही नहीं? एल्बस, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी की भीड़ होगी।
एल्बस उस फॉर्म वाले कागज की पुड़िया बनाता है। हैरी, बस एक बार करके तो देखो। चलो, ये हनी ड्यूक्स में मजे करने का सुनहरा मौका है और तुम्हारी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं एल्बस, ऐसी जरूरत मत करना। एल्बस अपनी छड़ी दिखाते हुए। प्रज्वलन। कागज का गोला जलने लगता है और मंच के पार चला जाता है। हैरी, कितना मूर्खतापूर्ण काम किया। एल्बस, दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मंत्र काम करेगा। मैं इस मंत्र में बहुत बुरा हूँ। हैरी, अल एल्बस, मैं उल्लू भेजकर प्रोफेसर मैगोनिगल से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। वे कहती हैं कि तुम खुद को अलग थलग रखते हो। तुम कक्षा में सहयोग नहीं करते। तुम चिड़चिड़े हो। तुम एल्बस, तो आप चाहते क्या है मैं क्या करूं? जादू से खुद को लोकप्रिय बना लूं? जादू से खुद को नए हाउस में पहुंचा दूं? रूपांतरण करके बेहतर विद्यार्थी में बदल जाऊं? डैडी, बस एक मंत्र पढ़ दो और मुझे वैसा बना दो जैसा आप मुझे देखना चाहते हो। ठीक है? ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अब चलना है, ट्रेन पकड़ना है, दोस्त को ढूंढना है। एल्बस दौड़कर स्कॉर्पियस के पास जाता है, जो अपने सूटकेस पर बैठा है, संसार के प्रति स्तब्ध। एल्बस आनंदित स्वर में, स्कॉर्पियस। एल्बस चिंतित स्वर में, स्कॉर्पियस, तुम ठीक तो हो? स्कॉर्पियस कुछ नहीं कहता। एल्बस अपने दोस्त की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता है। तुम्हारी मम्मी, क्या हालत पहले से ज्यादा खराब है? स्कॉर्पियस, सबसे बुरी हालत जो हो सकती है। एल्बस स्कॉर्पियस के बगल में बैठ जाता है। एल्बस, मुझे लगा था कि तुम उल्लू भेजोगे। स्कॉर्पियस, मैं ये नहीं सोच पाया कि क्या करूं। एल्बस, और अब मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि क्या कहूं। स्कॉर्पियस, कुछ मत कहो। एल्बस, क्या कोई चीज है? स्कॉर्पियस, अंत्येष्टि में आना। एल्बस, जाहिर है। स्कॉर्पियस, और मेरे अच्छे दोस्त बनना। और अचानक चुनने वाली टोपी मंच के बीच में आ जाती है और हम बड़े हॉल में लौट जाते हैं। चुनने वाली टोपी, क्या तुम्हें डर है कि तुम क्या सुनोगी? डर है कि मैं वह नाम लूंगी जिसका तुम्हें डर है? नाक शक्ति नहीं, गरुड़द्वार नहीं, मेहनतकश नहीं, चीलघात नहीं। चिंता मत करो बच्ची, मैं अपना काम जानती हूँ। अगर पहले तुम्हारे आंसू दिखेंगे तो बाद में हंसी दिखेगी। लिली पॉटर, गरुड़द्वार। लिली, हाँ। एल्बस, बेहतरीन। स्कॉर्पियस, क्या तुम सचमुच सोचते थे कि वह हमारे दल में आएगी? पॉटर परिवार के लोग नागशक्ति में नहीं आते हैं। एल्बस, मैं तो आया हूँ। जब वह पृष्ठभूमि में घुलने की कोशिश करता है तो दूसरे विद्यार्थी हंसने लगते हैं। वह उन सभी की तरफ देखकर ऊपर देखता है। मैंने नहीं चुना था, तुम जानते तो हो। मैंने नहीं चुना था कि मैं उनका बेटा बनूं। अंक 1, दृश्य 5, जादू मंत्रालय। हैरी का ऑफिस। हरमाइनी हैरी के अस्त व्यस्त ऑफिस में कागजों के ढेर के सामने बैठी है। वह कागजों को धीरे धीरे छांट रही है, पढ़ रही है और समझने की कोशिश कर रही है। हैरी तेजी से अंदर आता है। उसके गाल पर एक खरोंच से खून बह रहा है। हरमाइनी पैने अंदाज में देखती है। हरमाइनी, कैसा रहा? हैरी मुस्कुराता है। खबर सच थी। हरमाइनी, थियोडर नॉट? हैरी, हिरासत में है। हरमाइनी, और काल परिवर्तक? हैरी काल परिवर्तक दिखाता है। ये आकर्षक ढंग से चमक रहा है। हरमाइनी इसे देखकर दंग रह जाती है। क्या ये असली है? क्या ये काम करता है? ये सिर्फ 1 घंटे पीछे ले जाने वाला काल परिवर्तक तो नहीं है? और ये पीछे तक जाता है? हैरी, हमें अभी कुछ नहीं पता। मैं तो इसे वही तुरंत आजमा कर देखना चाहता था, लेकिन फिर मैंने ज्यादा समझदार लोगों की सलाह मान ली। हरमाइनी, तो अब ये हमारे पास है। हैरी, और तुम्हें यकीन है कि तुम इसे सुरक्षित रखना चाहती हो? हरमाइनी, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है। इसे देखो, मेरे पास जो काल परिवर्तक था ये उससे बिल्कुल अलग है। हैरी शुष्कता से, ऐसा लगता है कि हमारे बचपन से अब तक जादूगरी ने काफी तरक्की कर ली है। हरमाइनी, ओह, तुम्हारी चोट से खून बह रहा है। हैरी आईने में चेहरा देखता है। वह अपने चोगे से घाव को थपथपाता है। चिंता की कोई बात नहीं है, ये निशान के साथ सही रहेगा। हैरी मुस्कुराते हुए, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो हरमाइनी? हरमाइनी, मैं थियोडर नॉट वाली खबर से चिंतित थी। सोचा लगे हाथ चलकर देख लूं कि क्या तुमने कागजी काम निपटाने का वादा पूरा कर लिया है। हैरी, आह, पता चल ही गया होगा कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। हरमाइनी, नहीं, तुम नहीं कर पाए। हैरी, तुम इतनी अव्यवस्था में कोई काम कैसे कर सकते हो?
हैरी अपनी छड़ी लहराता है और तमाम कागज तथा पुस्तकें साफ सुथरी थप्पी में बदल जाते हैं। हैरी मुस्कुराता है। हैरी, अब तो अस्त व्यस्त नहीं है। हरमाइनी, लेकिन अब भी नजरअंदाज तो किया है। तुम जानते हो यहाँ कोई दिलचस्प चीज हो सकती है। पहाड़ी दैत्य ग्रैपहॉर्न पर सवार होकर हंगरी के पार जा रहे हैं। पीठ पर पंख के टैटू वाले दानव यूनानी समुद्रों में जा रहे हैं और नर भेड़िए पूरी तरह भूमिगत हो गए हैं। हैरी, बेहतरीन, तो हम वहीं चलते हैं। मैं टीम इकट्ठी कर लेता हूँ। हरमाइनी, हैरी, मैं समझती हूँ कागजी काम नीरस होता है। हैरी, तुम्हारे लिए नहीं। हरमाइनी, मुझे अपनी कागजी काम से फुर्सत नहीं मिलती है। ये वे इंसान और जानवर हैं जो जादूगरों के बड़े युद्धों में वोल्डेमॉर्ट की तरफ से लड़े थे। ये अंधेरे के साथी हैं। इन घटनाओं का संबंध उन काल परिवर्तक से हो सकता है जो हमने थियोडर नॉर्थ से जब्त किया है। लेकिन अगर जादुई कानून अनुपालन प्रमुख अपनी फाइलों को नहीं पढ़ रहा है। हैरी, लेकिन मुझे इसे पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूँ, महत्वपूर्ण बातें सुनता रहता हूँ। मैंने तो थियोडर नॉर्थ के काल परिवर्तक के बारे में अफवाहें सुनी थी और मैंने ही तो उन पर कार्यवाही की थी। दरअसल तुम्हें मुझे फटकारना नहीं चाहिए। हरमाइनी हैरी की तरफ देखती है। ये पेचीदा है। हरमाइनी, टॉफी पसंद करोगे? रॉन को मत बताना। हैरी, तुम विषय बदल रही हो। हरमाइनी, हाँ, मैं सचमुच बदल रही हूँ। टॉफी? हैरी, नहीं ले सकता। इस समय शक्कर छोड़ी हुई है। अंतराल, जानती हो तुम्हें इस चीज की लत लग सकती है। हरमाइनी, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे मम्मी डैडी दांत चिकित्सक थे। ये तय था कि मैं किसी न किसी समय तो बगावत करूंगी। 40 साल की उम्र में बगावत थोड़ी देर से हुई है, लेकिन वह अपने मित्र की ओर देखकर मुस्कुराती है। देखो, तुमने अभी अभी एक शानदार काम किया है। मैं तुम्हें कतई फटकारना नहीं चाहती। मैं तो बस ये कहती हूँ कि तुम कभी कभार अपनी कागजी काम को देख लिया करो। बस इतना ही। ऐसे जादू मंत्री का हल्का सा टोका। हैरी त्योरी चढ़ाता है। समझो। हैरी उसके आखिरी वाक्य के छिपे अर्थ को सुनता है। वह सिर हिलाता है। जिनी कैसी है? एल्बस कैसा है? हैरी, लगता है मैं पिता की भूमिका में उतना ही अच्छा हूँ जितना कि कागजी कामकाज में। रोज कैसी है? ह्यूगो कैसा है? हरमाइनी मुस्कान के साथ, जानते हो, रॉन कहता है कि उसे लगता है कि मैं उससे ज्यादा समय अपने सेक्रेटरी इथेल, वह दूर इशारा करती है, के साथ रहती हूँ। क्या तुम सोचते हो कि किसी मोड़ पर हमने विकल्प चुन लिया था? साल के बेहतरीन अभिभावक बने या मंत्रालय के बेहतरीन अधिकारी बने? अब जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस एक और साल के लिए जाने वाली है। जितना समय तुम्हारे पास बचा है उसका आनंद लो और फिर तरोताजा होकर यहाँ लौटो और इन फाइलों को पढ़ो। हैरी, तुम सचमुच सोचती हो कि इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है? हरमाइनी मुस्कुराते हुए, हो सकती है, लेकिन अगर होती है तो हम उससे जूझने का रास्ता खोज लेंगे। हैरी, हमें खोजना होगा। हमने खोजा है। वह एक बार फिर मुस्कुराती है, अपने मुंह में एक टॉफी डालती है और ऑफिस से चली जाती है। हैरी अकेला रह जाता है। वह अपना बैग पैक करता है। वह ऑफिस से बाहर निकलकर एक गलियारे में पहुंचता है। उसके कंधों पर संसार का बोझ है। वह थका हुआ एक टेलीफोन बॉक्स के अंदर जाता है। वह 62442 डायल करता है। टेलीफोन बॉक्स, विदा हैरी पॉटर। वह जादू मंत्रालय से दूर ऊपर की तरफ चढ़ता है। अंक 1, दृश्य 6। हैरी और जिनी पॉटर का घर। एल्बस सो नहीं पाता है। वह सीढ़ियों के ऊपर बैठा है। वह नीचे से आती आवाजें सुनता है। हैरी के दिखने से पहले ही हमें उसकी आवाज सुनाई दे जाती है। व्हीलचेयर में बैठा एक बुजुर्ग, एमोस डिगोरी, उसके साथ है। हैरी, एमोस, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं अभी अभी घर लौटा हूँ और एमोस, मैंने मंत्रालय में अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी। वे कहते हैं, मिस्टर डिगोरी, हम आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। देखिए, 2 महीने बाद। मैं इंतजार करता हूँ, बड़े धीरज के साथ। हैरी, और आधी रात को मेरे घर आ जाते हैं जब मेरे बच्चे अपने नए साल के लिए स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। एमोस, 2 महीने बीत जाते हैं, फिर मुझे एक उल्लू मिलता है। मिस्टर डिगोरी, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मिस्टर पॉटर किसी बहुत जरूरी काम से बाहर चले गए हैं। हम स्थिति को थोड़ा बदलने जा रहे हैं। देखिए, क्या 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट चलेगा? और ये सिलसिला बार बार दोहराया जाता है। बार बार तुम मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। हैरी,
जाहिर है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बात बस ये है कि जादुई कानून अनुपालन विभाग के मुखिया के नाते जिम्मेदारी। एमोस, बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए तुम जिम्मेदार हो। हैरी, मैं समझा नहीं। एमोस, मेरा बेटा सेड्रिक। सेड्रिक याद है या भूल गए? हैरी, सेड्रिक की याद से उसे चोट पहुंचती है। हाँ, मुझे आपका बेटा याद है। उसकी श्रुति। एमोस, वोल्डेमॉर्ट तुम्हें मारना चाहता था, मेरे बेटे को नहीं। तुमने खुद मुझे उसकी कही बात बताई थी, दूसरे को मार डालो। दूसरा, मेरा बेटा, मेरा सुंदर बेटा, दूसरा था। हैरी, मिस्टर डिगोरी, जैसा कि आप जानते हैं सेड्रिक का स्मारक बनाने की आपकी कोशिशों से मुझे सहानुभूति है, लेकिन एमोस, स्मारक, मेरी स्मारक बनवाने में कोई रुचि नहीं है। अब नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा, मरता हुआ आदमी, और मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने आया हूँ कि तुम उससे दोबारा जिंदा करने में मेरी मदद करो। हैरी हैरानी से ऊपर देखता है। हैरी, जिंदा करने में? एमोस, ये संभव नहीं है। एमोस, मंत्रालय के पास एक काल परिवर्तक है ना? हैरी, सभी काल परिवर्तक नष्ट हो गए थे। एमोस, मैं यहाँ आधी रात को हड़बड़ी में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी एक अफवाह सुनी है, एक विश्वसनीय अफवाह कि मंत्रालय ने थियोडर नॉट के पास से एक गैर कानूनी काल परिवर्तक जब्त किया है और इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया है, जांच के लिए। मुझे उस काल परिवर्तक का इस्तेमाल करने दो। मुझे अपने बेटे को दोबारा जिंदा करने दो। एक लंबा गहरा मौन छा जाता है। हैरी को ये बेहद मुश्किल लगता है। हम देखते हैं एल्बस सुनते हुए ज्यादा करीब आ रहा है। हैरी, एमोस, समय के साथ छेड़छाड़, आप जानते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। एमोस, बच्चा जो जिंदा बच गया की खातिर कितने सारे लोग मरे हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम उनमें से एक को बचा लो। इससे हैरी को चोट पहुंचती है। वह सोचता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। हैरी, आपने जो भी सुना है, थियोडर नॉट वाली कहानी मनगढ़ंत है। एमोस, मुझे अफसोस है। डेल्फी, हेलो। एल्बस एक मील ऊपर उछलता है जब डेल्फी, लगभग 20 साल की दृढ़ और विचित्र दिखने वाली युवती नजर आती है जो सीढ़ियों के पार उसे देख रही है। ओह सॉरी, चौंकाना नहीं चाहती थी। मैं खुद सीढ़ियों पर छुपकर दूसरों की बातें सुनना पसंद करती थी, वहां बैठकर इंतजार करती थी कि कोई दिलचस्प बात सुनाई दे जाए। एल्बस, तुम कौन हो? क्योंकि ये एक तरह से मेरा घर है। और डेल्फी, देखो, मैं एक चोर हूँ। मैं तुम्हारा सब कुछ चुराने वाली हूँ। मुझे अपना सोना, अपनी छड़ी और चॉकलेट मेंढक दे दो। वह खूंखार दिखती है, लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। या तो चोर हूँ या फिर मैं डेल्फिनी डिगोरी हूँ। वह सीढ़ियाँ चढ़ती है और हाथ बढ़ाती है। डेल्फी, मैं उनकी एमोस देखभाल करती हूँ। देखो, मैं कोशिश करती हूँ। वह एमोस की तरफ इशारा करती है। और तुम कौन हो? एल्बस, उदास हंसी में। एल्बस, डेल्फी, जाहिर है, एल्बस पॉटर। तो हैरी तुम्हारे डैडी हैं। बहुत शानदार बात है ना? एल्बस, दरअसल नहीं। डेल्फी, आह, क्या मैंने फिर से फटे में टांग अड़ा दी? लोग स्कूल में मेरे बारे में यही कहते थे। डेल्फिनी डिगोरी, कोई ऐसा गड्ढा नहीं है जिसमें वह खुद खोद कर उसमें नहीं समा सकती। एल्बस, वे मेरे नाम को भी बहुत तोड़ते मड़ोड़ते हैं। अंतराल, वह उसे गौर से देखती है। एमोस, डेल्फी, वह जाने को होती है और फिर झिझकती है। वह एल्बस की तरफ देखकर मुस्कुराती है। डेल्फी, अब हम अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते। एमोस सिर्फ मेरे मरीज ही नहीं, अंकल भी हैं। अपर फ्लैशली में मेरी नौकरी करने का एक कारण ये भी है, लेकिन इससे ये मुश्किल बन जाता है। अतीत में अटके लोगों के साथ रहना मुश्किल होता है ना? एमोस, डेल्फी। एल्बस, अपर फ्लेजली? डेल्फी, सेंट ऑसवर्ल्ड होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजर्ड। कभी मिलने आना अगर तुम चाहो। एमोस, डेल्फी। वह मुस्कुराती है और फिर सीढ़ियां उतर जाती है। वह उस कमरे में दाखिल होती है जिसमें एमोस और हैरी है। एल्बस उसे देखता है। डेल्फी, हाँ अंकल। एमोस, कभी महान रहे हैरी पॉटर से मिलो, जो अब मंत्रालय के पत्थर दिल अधिकारी बन चुके हैं। मैं आपको शांति में छोड़ता हूँ सर, अगर आप शांति में रह सके। डेल्फी, मेरी कुर्सी। डेल्फी, जी अंकल। वह एमोस को कमरे से बाहर धगा कर ले जाती है।
हैरी अकेला रह जाता है और एकाकी देखता है। एल्बस सोचते हुए सावधानी से देखता है। अंक 1 दृश्य 7 हैरी और जिनी पॉटर का घर। एल्बस का कमरा। एल्बस पलंग पर बैठा है जबकि लोग उसके दरवाजे के बाहर आ जा रहे हैं। बाहर की सतत गतिविधि के विपरीत अंदर शांति है। हमें जेम्स के गरजने की आवाज सुनाई देती है दूर से। जिनी। जेम्स, मेहरबानी करके अपने बालों पर ध्यान देना छोड़ो और इस बिखरे कमरे को ठीक करो। जेम्स, बालों पर ध्यान कैसे ना दूं? ये गुलाबी हो गए हैं। अब मुझे अपने अदृश्य चोगे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जेम्स दरवाजे पर प्रकट होता है। उसके बाल गुलाबी हैं। जिनी। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें वह चोगा इसलिए नहीं दिया था? लिली। किसी ने मेरी जादुई कार्डों की पुस्तक देखी है? जिनी। लिली पॉटर, ये मत सोचना कि तुम कल ये पहनकर स्कूल जाओगी। लिली एल्बस के दरवाजे पर प्रकट होती है। उसने परी पंख पहन रखे हैं जो फड़फड़ा रहे हैं। लिली। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, वे फड़फड़ाते हैं। वह बाहर जाती है। जब हैरी एल्बस के दरवाजे पर प्रकट होता है वह अंदर झांकता है। हैरी। हाय। उनके बीच एक अजीब सा मौन रहता है। जिनी चौखट पर नजर आती है। वह अंदर देखती है कि क्या हो रहा है और एक पल रुकती है। बस हॉगवर्ट्स जाने से पहले तोहफे देने आया था। तोहफे? रॉन ने ये भेजा है। एल्बस। ठीक है। प्रेम काढ़ा? ठीक है। हैरी। मैं सोचता हूँ कि ये मजाक होगा। क्या पता। लिली को पादने वाले बौने मिले हैं। जेम्स को एक कंघी मिली है जिसने उसके बाल गुलाबी कर दिए हैं। रॉन के तोहफे। देखो, तुम तो जानते ही हो, रॉन रॉन है। हैरी एल्बस का प्रेम काढ़ा उसके पलंग पर रख देता है। मैं भी ये मेरी तरफ से है। वह एक छोटा कंबल बढ़ाता है। जिनी इसकी तरफ देखती है। वह देखती है कि हैरी कोशिश कर रहा है और फिर धीमे से दूर चली जाती है। एल्बस। पुराना कंबल? हैरी। मैंने बहुत सोचा कि इस साल तुम्हें क्या दूं। जेम्स। देखो, जेम्स के पास शुरू से ही अदृश्य चोगा है। और लिली, मैं जानता था कि उसे पंख पसंद आएंगे। लेकिन तुम एल्बस, अब तुम 14 साल के हो चुके हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसी चीज दूं जिसका कुछ मतलब हो। ये वो आखिरी चीज है जो मुझे मेरी मम्मी से मिली थी। इकलौती चीज। मुझे इसमें लपेट कर डर्सली परिवार के पास भेजा गया था। मैंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन जब तुम्हारी पिटूनिया दादी की मृत्यु हुई तो आश्चर्यजनक रूप से उनके सामान में डडली को ये छिपा मिल गया और उसने भलमन साहस से इसे मुझे भेज दिया। और तभी से, देखो, जब भी मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत होती है मैं इसे छू लेता हूँ और इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि क्या तुम। एल्बस। मैं भी इसे छूना चाहूंगा। ठीक है। सही है। उम्मीद है कि इससे मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। मुझे निश्चित रूप से इसकी जरूरत है। वह कंबल को छूता है। लेकिन इसे आप ही रखें। हैरी। मैं सोचता हूँ, मुझे यकीन है, पिटूनिया मौसी चाहती थी कि ये मेरे पास रहे, इसलिए उन्होंने इसे अपने पास रखा और अब मैं चाहता हूँ कि इसे तुम अपने पास रखो। मैं अपनी माँ के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वे भी यही चाहती कि ये तुम्हारे पास रहे। और शायद मैं हेलोवीन की शाम को तुम्हारे और इसके पास आ सकता हूँ जिस रात उनकी मृत्यु हुई थी। मैं इसके पास रहना चाहता हूँ और ये हम दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। एल्बस। सुनिए, मुझे अभी बहुत सी पैकिंग करनी है और बेशक आपके सिर पर भी मंत्रालय के बहुत से कामों का बोझ लदा होगा, इसीलिए। हैरी। एल्बस, मैं चाहता हूँ कि तुम ये कंबल अपने पास रखो। एल्बस। और इसका क्या करूं? परी पंख समझ में आते हैं डैडी, अदृश्य चोगा भी समझ में आते हैं, लेकिन ये वाकई। हैरी थोड़ा निराश है। वह अपने बेटे को देखता है। उसके करीब पहुंचने के लिए बेताब है। हैरी। तुम्हें पैकिंग करने में मदद चाहिए? मुझे हमेशा पैकिंग में मजा आता था। इसका मतलब था कि मैं प्रिवेट ड्राइव से बाहर जा रहा हूँ और हॉगवर्ट्स लौट रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ हॉगवर्ट्स में पसंद नहीं है, लेकिन। एल्बस। मैं जानता हूँ वह आपके लिए संसार की सबसे अच्छी जगह है। बेचारा अनाथ लड़का जिसे उसके डर्सली अंकल आंटी सता रहे थे। हैरी। एल्बस, प्लीज, क्या हम। एल्बस, जिसे उसका कजिन डडली संताप दे रहा था और हॉगवर्ट्स ने उसे बचा लिया। डैडी, मैं ये सब जानता हूँ, वही पुरानी बकवास। हैरी। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा एल्बस पॉटर। एल्बस। बेचारा अनाथ लड़का जिसने आगे चलकर हम सबको बचाया। मैं ये बात
पूरी जादूगर कौम की तरफ से कह रहा हूँ। हम आपकी बहादुरी के लिए बेहद कृतज्ञ हैं। अब मैं दंडवत प्रणाम करूं या फिर सलाम से काम चल जाएगा? हैरी। एल्बस, प्लीज। जानते हो, मुझे कभी कृतज्ञता नहीं चाहिए थी। एल्बस, लेकिन हाल फिलहाल तो मैं इसमें डूबा जा रहा हूँ। यह इस पुराने कंबल का तोहफा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। हैरी। पुराना कंबल? एल्बस, आपने क्या सोचा था क्या होगा? मैं आपके गले लग जाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? क्या? हैरी, आखिरकार आवेश में आते हुए, तुम जानते हो, मैं तुम्हारे दुखड़े की जिम्मेदारी उठाते उठाते तंग आ चुका हूँ। कम से कम तुम्हारे पास डैडी तो हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं थे, ठीक है? एल्बस, और आप सोचते हैं कि ये बदकिस्मती थी? मैं ऐसा नहीं सोचता। हैरी, तो तुम मेरी मौत चाहते हो? एल्बस, नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि काश आप मेरे डैडी नहीं होते। हैरी, जैसे किसी सांड को लाल झंडा दिख गया हो। देखो, कई बार तो मेरे भी दिमाग में आता है कि काश तुम मेरे बेटे नहीं होते। खामोशी छा जाती है। एल्बस सिर हिलाता है। अंतराल। हैरी को एहसास होता है कि वह क्या कह गया है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एल्बस, हाँ, आपका यही मतलब था। हैरी, एल्बस, तुम मुझे उत्तेजित करने में माहिर हो। एल्बस, आपका यही मतलब था डैडी, और सच कहूं तो इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता। एक भयंकर खामोशी। अब शायद आपको मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए। हैरी, एल्बस, प्लीज। एल्बस कंबल उठाता है और फेंक देता है। कंबल रॉन के प्रेम काढ़े से टकरा जाता है, जो पूरे कंबल और बिस्तर पर बिखर जाता है। इससे धुएं का हल्का झोंका उठता है। एल्बस, तो मुझे ना खुशकिस्मती मिली ना प्रेम। एल्बस कमरे के बाहर दौड़ जाता है। हैरी उसके पीछे जाता है। हैरी, एल्बस, एल्बस प्लीज। अंक 1, दृश्य 8। सपना। चट्टान पर झोपड़ी। एक बड़ा धमाका, फिर जोरदार धड़ाम। डडली डर्सली, पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल एक पलंग के पीछे झुके हैं। डडली डर्सली, मम्मी, मुझे ये पसंद नहीं है। पिटूनिया आंटी, मैं जानती थी कि हमने यहाँ आकर गलती की है। वर्नन, वर्नन, हम कहीं नहीं छुप सकते, लाइट हाउस भी बहुत दूर है। एक और बड़ा धमाका। वर्नन अंकल, ठहरो, ठहरो, ये जो भी है ये अंदर नहीं आ रहा है। पिटूनिया आंटी, हम श्रापित हैं, उसने हमें श्राप दिया है, लड़के ने हमें श्राप दिया है। छोटे हैरी को देखते हुए, ये सब तुम्हारी गलती है, अपने दबड़े में जाओ। छोटा हैरी चिहुकता है जब वर्नन अंकल अपनी राइफल निकालते हैं। वर्नन अंकल, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास हथियार हैं। एक जोरदार धमाका और दरवाजे के कब्जे उखड़ जाते हैं। हैग्रिड दरवाजे के बीच में खड़ा है। वह उन सभी को देखता है। हैग्रिड, कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफर आसान नहीं था। डडली डर्सली, उससे तो देखो। वर्नन अंकल, पीछे हटो, पीछे हटो, मेरे पीछे पिटूनिया, मेरे पीछे डर्सली, मैं जल्दी से जल्दी इस बजर बट्टू को देखता हूँ। हैग्रिड, बजर बट्टू? वह वर्नन अंकल की बंदूक को पकड़ता है। कुछ अरसे से इसे नहीं देखा था। वह बंदूक का एक सिरा मोड़ता है और उसकी गांठ बना देता है। उह, आह! और फिर उसका ध्यान भटक जाता है। उसने छोटे हैरी को देख लिया है। हैरी पॉटर। छोटा हैरी, हेलो। हैग्रिड, आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तब तुम बहुत छोटे थे। तुम अपने डैडी जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी जैसी हैं। छोटा हैरी, आप मेरे मम्मी डैडी को जानते थे? हैग्रिड, मेरा शिष्टाचार कहाँ गया? हैप्पी बर्थडे हैरी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शायद कहीं रास्ते में हम इसके ऊपर बैठ गए होंगे, पर लगता है इसका स्वाद अच्छा ही होगा। अपने कोट के अंदर से वह थोड़ा दबा हुआ चॉकलेट केक निकालता है, जिस पर हरी चाशनी में लिखा है, हैप्पी बर्थडे हैरी। छोटा हैरी, आप कौन हैं? हैग्रिड हंसते हुए, सही बात है, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। हम रूबियस हैग्रिड हैं, हॉगवर्ट्स की चाबियों और मैदान के रखवाले। वह अपने चारों तरफ देखता है। तो चाय के बारे में क्या ख्याल है? वैसे अगर तुम लोगों के पास कोई ज्यादा जोरदार चीज हो तो हम उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। छोटा हैरी, हॉग कहाँ? हैग्रिड, हॉगवर्ट्स। वैसे तुम हॉगवर्ट्स के बारे में तो सब कुछ जानते ही होगे। छोटा हैरी, अरे नहीं, सॉरी। हैग्रिड, सॉरी? सॉरी तुम्हें नहीं, उन्हें कहना चाहिए। हम जानते थे कि तुम्हें चिट्ठियां नहीं मिल रही हैं, परंतु हमने कभी सोचा ना था कि तुमने हॉगवर्ट्स का नाम भी नहीं सुना होगा। कसम से, क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे मम्मी डैडी ने ये सब कहाँ सीखा? छोटा हैरी, क्या सीखा?
हैग्रिड खतरनाक अंदाज में वर्नन अंकल की तरफ घूमता है। हैग्रिड, क्या इसका ये मतलब है कि इस बच्चे को किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता? वर्नन अंकल, मैं आपको मना करता हूँ कि आप इस लड़के को कुछ ना बताएं। छोटा हैरी, क्या ना बताएं? हैग्रिड वर्नन अंकल को देखता है और फिर छोटे हैरी को। हैग्रिड, हैरी, तुम एक जादूगर हो। तुमने हर चीज बदल दी थी। तुम पूरे संसार के सबसे मशहूर जादूगर हो। और फिर कमरे के पीछे से हर एक के पास से फुसफुसाते हुए शब्द गूंजे, जो एक ऐसी आवाज में थी जिसे समझने में गलती नहीं हो सकती थी। वोल्डेमॉर्ट की आवाज। हैरी पॉटर। अंक 1, दृश्य 9। हैरी और जिनी पॉटर का घर, बेडरूम। हैरी अचानक जाग जाता है। रात में गहरी सांसें लेता है। वह एक पल इंतजार करता है, खुद को शांत करता है, और फिर उसे अपने माथे में गहरा दर्द महसूस होता है। अपने निशान में उसके चारों तरफ काला जादू हिलोरे मारता है। जिनी, हैरी। हैरी, सब ठीक है, सो जाओ। जिनी, प्रकाशित भाव। उसकी छड़ी से निकली रोशनी कमरे में भर जाती है। हैरी उसकी तरफ देखता है। बुरा सपना? हैरी, हाँ। जिनी, किस बारे में? हैरी, डर्सली परिवार। देखो, ये शुरू तो वहीं हुआ था, लेकिन बाद में कुछ और बन गया। अंतराल। जिनी उसकी तरफ देखती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है। जिनी, क्या नींद का काढ़ा चाहिए? हैरी, नहीं, मैं ठीक हूँ, सो जाओ। जिनी, तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। हैरी कुछ नहीं बोलता है, उसकी बेचैनी को देखते हुए। मुलाकात आसान नहीं रही होगी एमोस डिगोरी के साथ। हैरी, गुस्से से तो मैं निपट सकता हूँ, लेकिन वे सही है, ये बात ज्यादा मुश्किल है। एमोस ने मेरी वजह से अपना बेटा खो दिया। जिनी, ये तो खुद को खामखा दोष देना है। हैरी, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, जब भी बोलता हूँ गलत बात ही निकलती है। जिनी उसका इशारा समझ जाती है कि उसका इशारा किसकी तरफ है। जिनी, ये बात तो तुम्हें विचलित कर रही है। हॉगवर्ट्स जाने से पहले वाली रात, ये कभी अच्छी रात नहीं होती। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हो, अल को कंबल देने की कोशिश, वैसे कोशिश अच्छी थी। हैरी, इसके बाद सब गड़बड़ होता चला गया। मैंने कुछ ऐसे बातें कह दी जिनी। जिनी, मैंने सुन ली थी। हैरी, फिर भी तुम मुझसे बात कर रही हो। जिनी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब सही समय आएगा तो तुम माफी मांग लोगे, कि तुम्हारे कहने का सचमुच वह मतलब नहीं था, कि तुमने जो कहा उसमें दूसरी बातें छिपी थी। तुम उसके साथ ईमानदार हो सकते हो हैरी, उसे बस इसी की जरूरत है। हैरी, काश वह जेम्स या लिली जैसा होता। जिनी शुष्कता से, शायद इतने ईमानदार भी नहीं। हैरी, नहीं, मैं उसके बारे में एक भी चीज नहीं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को समझ सकता हूँ। और जिनी, एल्बस अलग है, और क्या ये अच्छी बात नहीं है? और वह समझ जाता है, तुम जानते हो कि तुम कब अपनी हैरी पॉटर वाली भूमिका में आ रहे हो। वह तुम्हारा असली स्वरूप देखना चाहता है। हैरी, सत्य एक सुंदर और भयंकर चीज है, इसलिए इसके साथ बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए। जिनी उसकी तरफ देखने लगती है, हैरानी से। डम्बलडोर। जिनी, किसी बच्चे से ये कहना अजीब बात है। हैरी, तब नहीं जब आप ये मानते हो कि संसार को बचाने के लिए उस बच्चे को अपनी जान देनी होगी। हैरी एक बार फिर हाँफता है, और वह सब करता है जो वह अपने माथा न छूने के लिए कर सकता था। जिनी, हैरी, क्या गड़बड़ है? हैरी, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा। जिनी, क्या तुम्हारे निशान में दर्द हो रहा है? हैरी, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अब अंधेरा करो और थोड़ा सो लेते हैं। जिनी, हैरी, तुम्हारा निशान कब से नहीं दुखा था? हैरी जिनी की ओर मुड़ता है, उसका चेहरा सब कुछ कह देता है। हैरी, 22 साल से। अंक 1, दृश्य 10। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। एल्बस व्यस्त ट्रेन के बगल में तेजी से चलता है। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा है, लोगों के ध्यान से बचने की कोशिश कर रहा है। रोज, एल्बस, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। एल्बस, मुझे? मुझे क्यों? रोज अनिश्चय में है कि वह अपनी बात कैसे कहे। रोज, एल्बस, चौथा साल शुरू हो रहा है, और ये हमारे लिए एक नए साल की शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि हम एक बार फिर दोस्त बन जाएं। एल्बस, हम कभी दोस्त नहीं थे। रोज, कितनी कठोर बात कह दी। जब मैं 6 साल की थी तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। एल्बस, काफी पुरानी बात है। वह आगे जाना चाहता है, लेकिन वह उसे खाली कंपार्टमेंट में खींच लेती है। रोज, क्या तुमने अफवाहें सुनी
मंत्रालय ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा छापा मारा था। तुम्हारे डैडी ने बहुत बहादुरी दिखाई। एल्बस, ऐसा क्यों है कि ऐसी बातें तुम्हें हमेशा पता चल जाती हैं और मुझे नहीं चलती? रोज, जिस जादूगर पर उन्होंने छापा मारा था, मेरे ख्याल से उसका नाम थियोडर नॉट था, उसके पास बहुत सारा सामान मिला था जो सभी तरह के कानूनों को तोड़ता था। एक गैर कानूनी काल परिवर्तक भी था जिसे देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हवा निकल गई, और वह भी काफी अच्छी किस्म का था। एल्बस रोज को देखता है। उसके दिमाग में हर चीज सही जगह पर जम जाती है। एल्बस, काल परिवर्तक? मेरे डैडी ने काल परिवर्तक जब्त किया है? रोज, "श्श, हाँ, मैं जानती हूँ, बेहतरीन है ना?" एल्बस, पक्का? रोज, बिल्कुल पक्का। एल्बस, अब मुझे स्कॉर्पियस को ढूंढना होगा। वह ट्रेन में चलता है। रोज पीछे पीछे जाती है और वह अपनी बात कहने पर आमदा है। रोज, एल्बस। एल्बस निर्णायक रूप से मुड़ता है। एल्बस, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे बात करूंगा? रोज, कूदते हुए, ठीक है, शायद तुम्हारी मम्मी ने मेरे डैडी को उल्लू भेजा होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है, और मैं बस सोचती हूँ। एल्बस, मुझे अकेला छोड़ दो रोज। स्कॉर्पियस हमेशा वाले कंपार्टमेंट में बैठा है। एल्बस पहले दाखिल होता है। रोज अब भी उसका पीछा कर रही है। स्कॉर्पियस, एल्बस, ओह हेलो रोज, तुम्हारे पास से किस चीज की खुशबू आ रही है? रोज, मेरे पास से किस चीज की खुशबू आ रही है? स्कॉर्पियस, नहीं, मेरा मतलब था अच्छी खुशबू। तुम्हारे पास से ताजे फूलों और ताजी ब्रेड की मिली जुली खुशबू आ रही है। रोज, एल्बस, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो। स्कॉर्पियस हताशा में सफाई देते हुए, मेरा मतलब है अच्छी ब्रेड। ब्रेड? ब्रेड में क्या गड़बड़ है? रोज दूर चली जाती है, अपना सिर हिलाती है। रोज, ब्रेड में क्या गड़बड़ है? एल्बस, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। स्कॉर्पियस, और अब तुमने मुझे ढूंढ लिया है, वाह, जैसे मैं छुपा हुआ था। तुम तो जानते ही हो कि मैं जल्दी आना क्यों पसंद करता हूँ। लोगों के ढूंढने से बचने के लिए, उनके तानों से बचने के लिए, इसीलिए ताकि वे मेरे संदूक पर वोल्डेमॉर्ट का बेटा ना लिख दे। ये कभी खत्म नहीं होता। वह सचमुच मुझे पसंद करती है। क्या सचमुच? एल्बस अपने मित्र को गले लगाता है, जोर से। वे एक पल के लिए गले मिलते हैं। स्कॉर्पियस इस बात से हैरान रह जाता है। ठीक है, हेलो, हम क्या पहले गले मिले हैं? क्या हम गले मिलते हैं? दोनों लड़के अजीब तरीके से अलग होते हैं। एल्बस, बस अजीब 24 घंटे गुजरे हैं। स्कॉर्पियस, उनमें क्या हुआ? एल्बस, पूरी बात बाद में बताऊंगा, हमें इस ट्रेन से उतरना है। दूर से सीटी की आवाज आती है। ट्रेन चलने लगती है। स्कॉर्पियस, बहुत देर हो गई, ट्रेन चलने लगी है। हॉगवर्ट्स, ओहो। एल्बस, तो फिर हमें चलती ट्रेन से उतरना होगा। ट्रॉली वाली जादूगरनी, ट्रॉली से कुछ चाहिए प्यारे बच्चों? एल्बस एक खिड़की खोलता है और बाहर निकलने को होता है। स्कॉर्पियस, चलने वाली जादुई ट्रेन। ट्रॉली वाली जादूगरनी, कद्दू की कचौड़ी, कढ़ाई केक। स्कॉर्पियस, एल्बस सेवर्स पॉटर, अपनी आंखों से ये अजीब भाव हटा लो। एल्बस, पहला सवाल, त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट के बारे में तुम क्या जानते हो? स्कॉर्पियस खुशी से, क्विज। 3 स्कूल 3 चैंपियन चुनते हैं जो कप जीतने के लिए 3 कामों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका किसी चीज से क्या लेना देना है? एल्बस, दरअसल तुम बहुत बड़े रट्टू तोते हो, क्या तुम ये बात जानते हो? स्कॉर्पियस, हाँ। एल्बस, दूसरा सवाल, त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट 20 साल से ज्यादा समय से क्यों नहीं हुआ है? स्कॉर्पियस, पिछले टूर्नामेंट की आखिरी प्रतिस्पर्धा में तुम्हारे डैडी और सेड्रिक डिगोरी नाम का लड़का शामिल थे। उन्होंने मिलकर जीतने का फैसला किया, लेकिन कप आवागमन पूंजी था और उसने उन्हें वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंचा दिया। सेड्रिक मारा गया। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने टूर्नामेंट रद्द कर दिया। एल्बस, बढ़िया। तीसरा सवाल, क्या सेड्रिक का मरना जरूरी था? आसान सवाल, आसान जवाब। नहीं, वोल्डेमॉर्ट ने जो शब्द कहे थे वे थे, दूसरे लड़के को मार डालो। दूसरा, वह सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि वह मेरे डैडी के साथ था और मेरे डैडी उसे नहीं बचा पाए। हम बचा सकते हैं। एक गलती हुई है और हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। हम काल परिवर्तक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम उसे वापस जिंदा करने जा रहे हैं। स्कॉर्पियस, एल्बस, स्पष्ट कारणों से मैं काल परिवर्तक को पसंद नहीं करता हूँ। एल्बस, जब एमोस टेगोनी ने मेरे डैडी से काल परिवर्तक के बारे में पूछा था तो उन्होंने सरासर इनकार करते हुए कहा था कि उनके पास नहीं है। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से झूठ बोला जो बस अपना बेटा वापस चाहता था।
जो बस अपने बेटे से प्रेम करता था, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। हर कोई डैडी के वीरतापूर्ण कामों की बात करता रहता है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं। दरअसल कुछ बड़ी गलतियां। मैं उनमें से एक गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सेड्रिक को बचा लें। स्कॉर्पियस, लगता है जिस चीज ने तुम्हारे दिमाग को जोड़ रखा था वह हट गई है। एल्बस, मैं ये काम करने जा रहा हूँ स्कॉर्पियस, मुझे ये करना ही होगा, और मेरी तरह तुम भी जानते हो कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूंगा। चलो। वह मुस्कुराता है और फिर ऊपर गायब हो जाता है। स्कॉर्पियस पल भर के लिए झिझकता है। वह मुंह बनाता है, लेकिन वह जानता है कि उसे क्या करना है, कि वह क्या करने वाला है। वह भी ऊपर होता है और एल्बस के पीछे गायब हो जाता है। अंक 1, दृश्य 11। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, छत। हवा चारों तरफ से सीटी बजाती है और हवा काफी खूंखार है। दृढ़ एल्बस और दहशत ज्यादा स्कॉर्पियस ट्रेन की छत पर खड़े हैं। स्कॉर्पियस, ठीक है, अब हम ट्रेन की छत पर आ गए हैं। ये तेज है, ये अनुभव डरावना है, बेहतरीन है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एल्बस, जैसा मेरा अनुमान है, हम जल्दी ही पुल के पास पहुंच जाएंगे और वहां से सेंट ऑसवर्ल्ड होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजर्ड तक थोड़ी दूर ही पैदल चलना होगा। स्कॉर्पियस, क्या? कहाँ? देखो, जिंदगी में पहली बार बगावत करने को लेकर मैं भी तुम्हारे जितने ही उत्साहित हूँ। हाँ, ट्रेन की छत, मजे, लेकिन अब, ओह। स्कॉर्पियस कोई ऐसी चीज देख लेता है जो वह नहीं देखना चाहता। एल्बस, अगर हमारे गद्दी मंत्र ने काम नहीं किया तो पानी बहुत उपयोगी सहारा होगा। स्कॉर्पियस, एल्बस, ट्रॉली वाली जादूगरनी। एल्बस, तुम्हें सफर के लिए नाश्ता चाहिए? स्कॉर्पियस, नहीं एल्बस, ट्रॉली वाली जादूगरनी हमारी तरफ आ रही है। एल्बस, नहीं, वह कैसे आ सकती है? हम ट्रेन की छत पर हैं। स्कॉर्पियस एल्बस को सही दिशा में इशारा करता है, और अब वह भी ट्रॉली वाली जादूगरनी को देख सकता है, जो निर्लिप्त भाव से करीब आती है, अपनी ट्रॉली को धकाते हुए। ट्रॉली वाली जादूगरनी, ट्रॉली से कुछ चाहिए प्यारे बच्चों? कद्दू की कचौड़ी, चॉकलेट मेंढक, कढ़ाई केक? एल्बस, ओह। ट्रॉली वाली जादूगरनी, लोग मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। वे मेरे कढ़ाई केक खरीदते हैं, लेकिन वे दरअसल कभी मुझ पर गौर नहीं करते हैं। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार किसी ने कब मेरा नाम पूछा था। एल्बस, आपका नाम क्या है? ट्रॉली वाली जादूगरनी, मैं भूल गई हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बता सकती हूँ कि जब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पहली बार चली थी तो ऑटेलाइन गैम्बॉल ने खुद ये नौकरी मुझे दी थी। स्कॉर्पियस, ये तो 190 साल पुरानी बात है। तुम ये काम 190 साल से कर रही हो? ट्रॉली वाली जादूगरनी, इन हाथों ने 60 लाख से ज्यादा कद्दू की कचौड़ियां बनाई हैं। मैं उनमें काफी निपुण हो चुकी हूँ, लेकिन लोगों ने मेरी कद्दू की कचौड़ी की इस खासियत पर गौर नहीं किया है कि वे कितनी आसानी से किसी दूसरी चीज में बदल सकती हैं। वह एक कद्दू की कचौड़ी उठाती है, वह इसे किसी हथगोले की तरफ फेंकती है, इसमें विस्फोट हो जाता है, और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं अपनी चॉकलेट मेंढक से क्या कर सकती हूँ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं। क्या मैंने किसी को उनकी मंजिल पर पहुंचने से पहले इस ट्रेन से नीचे उतरने दिया है? कुछ ने कोशिश की है। सीरियस ब्लैक और उसके दोस्तों, फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने, सभी नाकाम रहे, क्योंकि ये ट्रेन ये पसंद नहीं करती है कि लोग इसके बीच में से उतरें। ट्रॉली वाली जादूगरनी के हाथ बहुत नुकीली कीलों में बदल जाते हैं। वह मुस्कुराती है, तो कृपया बाकी यात्रा के लिए अपनी सीटों पर दोबारा बैठ जाओ। एल्बस, तुमने सही कहा था स्कॉर्पियस, ये ट्रेन जादुई है। स्कॉर्पियस, इस पल मुझे सही होने पर कोई मजा नहीं आ रहा है। एल्बस, लेकिन मैं भी सही था। पुल के बारे में, वहां नीचे पानी है, गद्दी मंत्र को आजमाने का समय है। स्कॉर्पियस, एल्बस, ये खराब विचार है। एल्बस, ऐसा क्या? वह एक पल को झिझकता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि झिझकने का समय निकल चुका है। अब बहुत देर हो चुकी है। 3, 2, 1, नरम गद्दी। वह कूदते हुए मंत्र पढ़ता है। स्कॉर्पियस, एल्बस, एल्बस। वह हताशा में अपने मित्र को नीचे देखता है। वह पास आती ट्रॉली वाली जादूगरनी को देखता है। जादूगरनी के बाल उड़ रहे हैं, उसकी कीलें खास तौर पर नुकीली हैं। देखो, हालांकि आप मजेदार दिख रही हैं, लेकिन मुझे अपने दोस्त के पीछे जाना होगा। वह अपनी नाक दबाता है, एल्बस के पीछे कूद जाता है और कूदते हुए मंत्र पढ़ता है। नरम गद्दी। अंक 1, दृश्य 12। जादू मंत्रालय, भव्य मीटिंग रूम। मंच जादूगरों और जादूगरनियों से भरा हुआ है। वे उस तरह धड़ाधड़ बातें कर रहे हैं जिस तरह सभी सच्चे जादूगर और जादूगरनियां कर सकते हैं।
इन जादूगरों में जिनी, ड्रैको और रॉन शामिल हैं। उनके ऊपर मंच पर हरमाइनी और हैरी हैं। हरमाइनी: खामोश, खामोश। क्या मुझे मंत्र पढ़कर खामोशी हासिल करनी होगी? वह अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके भीड़ को खामोश करती है। अच्छी बात है। इस असाधारण महासभा में स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आने में कामयाब हुए। जादुई संसार बहुत सालों से शांति में रह रहा है। 22 साल हो चुके हैं जब हमने हॉगवर्ट्स के युद्ध में वोल्डेमॉर्ट को हराया था, और अब मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी नई पीढ़ी ने केवल छुटपुट संघर्ष ही देखे हैं अब तक। हैरी हैरी: वोल्डेमॉर्ट के साथी कुछ महीनों से सक्रिय हो गए हैं। हमने पीछा किया जब दैत्य यूरोप के पार जा रहे थे, दानव समुद्र पार कर रहे थे और नर भेड़िए। देखिए, मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि कुछ सप्ताह पहले वे हमारी निगाह से ओझल हो गए। हम नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं या किसने उन्हें कहीं जाने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वे कहीं जा रहे हैं और हम चिंतित हैं कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्या किसी ने कोई चीज देखी है, कोई चीज महसूस की है? अगर आप छड़ी उठा दें तो हम एक बार में बात सुन लेंगे। प्रोफेसर मैगोनिगल: धन्यवाद प्रोफेसर मैगोनिगल। जब हम गर्मियों की छुट्टी से लौटे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे काढ़ों के भंडार पर हाथ साफ किया है, लेकिन बहुत ज्यादा काढ़े गायब नहीं थे। बस बूमस्लैंग सांप की थोड़ी सी केचुली और लेसविंग मक्खियां। प्रतिबंधित सामानों में से कुछ भी गायब नहीं है। हमारा मानना है कि एक हम पीप्स का होगा। हरमाइनी: धन्यवाद प्रोफेसर, हम जांच करेंगे। वह कमरे में चारों ओर देखती है। कोई और? अच्छी बात है। और सबसे गंभीर, और ये वोल्डेमॉर्ट के जाने के बाद से कभी नहीं हुआ। हैरी के निशान में फिर दर्द हो रहा है। ड्रैको: वोल्डेमॉर्ट मर चुका है। वोल्डेमॉर्ट जा चुका है। हरमाइनी: हाँ ड्रैको, वोल्डेमॉर्ट मर चुका है, लेकिन इन सारी बातों ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद वोल्डेमॉर्ट या वोल्डेमॉर्ट का कोई अवशेष लौट सकता है। इस पर प्रतिक्रिया होती है। हैरी: ये मुश्किल है, लेकिन इसे खारिज करने के लिए हमें इस बारे में पूछताछ करनी होगी। शैतानी निशान वाले लोगों, आपको कुछ महसूस हुआ? जरा सी भी सनसनाहट? ड्रैको: एक बार फिर शैतानी निशान वालों के खिलाफ पूर्वाग्रह रख रहे हो पॉटर? हरमाइनी: नहीं ड्रैको, हैरी तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा है। ड्रैको: तुम जानती हो ये किस बारे में है? हैरी बस अपना चेहरा अखबारों में दोबारा देखना चाहता है। दैनिक जादूगर हर साल एक बार वोल्डेमॉर्ट की अफवाहें छापता रहता है। हैरी: इनमें से कोई अफवाह मैंने शुरू नहीं की। ड्रैको: क्या सचमुच? क्या तुम्हारी पत्नी दैनिक जादूगर का संपादन नहीं करती है? जिनी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है, उग्र होकर। जिनी: मैं तो बस खेल पृष्ठों का संपादन करती हूँ। हरमाइनी: ड्रैको, हैरी ने इसकी खबर मंत्रालय को दी थी और जादू मंत्री होने के नाते मैं। ड्रैको: तुम जादू मंत्री सिर्फ इसलिए बनी हो क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो। जिनी रॉन को पीछे रोक लेती है जब वह ड्रैको पर झपटने वाला होता है। रॉन: तुम्हें अपने चेहरे पर तमाचा चाहिए। ड्रैको: सच्चाई का सामना करो। उसकी शोहरत का असर तुम सब पर होता है, और कितना बेहतर होगा अगर हर कोई पॉटर का नाम दोबारा फुसफुसाने लगे। हैरी की नकल करते हुए: मेरे निशान में दर्द हो रहा है, मेरे निशान में दर्द हो रहा है। और क्या आप जानते हैं कि इन सब का क्या मतलब है? सभी अफवाहें फैलाने वालों को एक बार फिर मेरे बेटे को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा और वे उसके जन्म के बारे में मूर्खतापूर्ण अफवाहें फैलाने लगेंगे। हैरी: ड्रैको, कोई भी नहीं कह रहा है कि इसका स्कॉर्पियस से कोई लेना देना है। ड्रैको: देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी मीटिंग नाटक है और मैं जा रहा हूँ। वह बाहर चला जाता है। दूसरे उसके पीछे जाने लगते हैं। हरमाइनी: नहीं, ये सही नहीं है। लौट आए, हमें एक रणनीति बनाने की जरूरत है। अंक 1, दृश्य 13। सेंट ऑसवाल्ड होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजर्ड्स। हंगामा है, जादू है। ये सेंट ऑसवाल्ड होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजर्ड्स है, और ये उतना ही कमाल का है जितना आप उम्मीद कर सकते हैं। फ्रेमों को जादू से जिंदा कर दिया जाता है, बुनाई के ऊन को मंत्र पढ़कर बेकाबू कर दिया जाता है, और पुरुष नर्सों को नचाने पर मजबूर किया जाता है। ये वे लोग हैं जो अब किसी कारण से जादू करने के बोझ से आजाद हो चुके हैं। इसके बजाय ये जादूगर और जादूगरनियां मजे के लिए जादू करते हैं, और वे बहुत मजे करते हैं। एल्बस और स्कॉर्पियस वहां आते हैं, अपने आसपास देखते हैं, खुश और सच कहें तो थोड़े घबराए हुए। एल्बस और स्कॉर्पियस: उह, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। स्कॉर्पियस: ठीक है, तो ये जगह पगलाई हुई है। एल्बस: हमें एमोस डिगोरी से मिलना है। अचानक पूरा सन्नाटा छा जाता है।
हर कोई तुरंत स्थिर हो जाता है और थोड़ा उदास भी। ऊन वाली जादूगरनी, तुम लड़कों को उस बेकार बुड्ढे से क्या काम है? डेल्फी एक मुस्कान के साथ प्रकट होती है। डेल्फी, एल्बस, एल्बस तुम आ गए, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। चलो चलकर एमोस से हेलो कर लो। अंक 1, दृश्य 14, सेंट ऑसवाल्ड होम फॉर ओल्ड विचेस एंड विजर्ड्स, एमोस का कमरा। एमोस स्कॉर्पियस और एल्बस की तरफ चिड़चिड़ाहट से देखता है। डेल्फी उन तीनों को देखती है। एमोस, तुम्हें ये बात सीधे समझ लेता हूँ, तुम किसी की बातचीत छुप कर सुनते हो, एक ऐसी बातचीत जो तुम्हें छुपकर नहीं सुननी चाहिए थी, और तुम बिना किसी के उकसाए ये निर्णय लेते हो, दरअसल बिना अनुमति के, कि तुम किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाओगे और कसकर टांग अड़ाओगे। एल्बस, मेरे डैडी ने आपसे झूठ बोला था, मैं जानता हूँ कि उन्होंने झूठ बोला था, उनके पास एक काल परिवर्तक है। एमोस, जाहिर है उसके पास है, अब तुम जा सकते हो। एल्बस, क्या? नहीं, हम यहाँ मदद करने आए हैं। एमोस, मदद? दो छोटे लड़के मेरे लिए क्या कर सकते हैं? एल्बस, मेरे डैडी ने साबित किया था कि जादुई संसार को बदलने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं है। एमोस, तो मैं तुम्हें शामिल होने की अनुमति सिर्फ इसलिए दे दूं क्योंकि तुम पॉटर खानदान के हो, अपने मशहूर पारिवारिक नाम पर भरोसा कर रहे हो, है ना? एल्बस, नहीं। एमोस, वह पॉटर जो नागशक्ति हाउस में है। हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ रखा है, और जो मेलफॉय लड़के के साथ मुझसे मिलने आता है, एक ऐसा मेलफॉय जो वोल्डेमॉर्ट का बेटा भी हो सकता है। ये कैसे मान लिया जाए कि तुम काले जादू में शामिल नहीं हो? एल्बस, लेकिन। एमोस, तुमने जो बताया वह मुझे पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी पुष्टि उपयोगी है। तुम्हारे डैडी ने झूठ बोला था। अब जाओ तुम दोनों, और मेरा समय बर्बाद मत करो। एल्बस शक्ति के साथ, नहीं, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने खुद कहा था मेरे डैडी के हाथ कितने खून से रंगे हैं। इसके बदले में मुझे अपनी मदद करने दें, उनकी एक गलती सुधारने में मेरी मदद करें, मेरा विश्वास करें। एमोस ऊंची आवाज में, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी लड़के? मेरे पास तुम पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए जाओ अभी, वरना मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। वह खतरनाक तरीके से अपनी छड़ी उठाता है। एल्बस छड़ी की तरफ देखता है, वह ढीला पड़ जाता है। एमोस ने उसे परास्त कर दिया है। स्कॉर्पियस, चलो दोस्त, अगर हम किसी चीज में अच्छे हैं तो ये जानने में कि कहाँ हमारी जरूरत नहीं है। एल्बस जाना नहीं चाहता। स्कॉर्पियस उसका हाथ पकड़कर खींचता है, वह मुड़ता है और वे दूर जाने लगते हैं। डेल्फी, अंकल, आपको उन पर भरोसा करना चाहिए, इसके पीछे एक कारण है। वे रुक जाते हैं। वे एकमात्र लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से मदद करने का प्रस्ताव रखा है। वे आपके बेटे को आपके पास लाने के लिए बहादुरी से जोखिम उठाने को तैयार हैं। वास्तव में मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने तो यहाँ आकर भी जोखिम उठाया है। एमोस, हम सेड्रिक की बात कर रहे हैं। डेल्फी, और क्या आपने खुद नहीं कहा था कि हॉगवर्ट्स के भीतर किसी के होने से बहुत फायदा होगा? डेल्फी एमोस के सिर के ऊपरी हिस्से को चूमती है। एमोस डेल्फी की तरफ देखता है और फिर मुड़कर लड़कों को देखता है। एमोस, क्यों? तुम लोग खुद को जोखिम में क्यों डालना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? एल्बस, मैं जानता हूँ कि अवांछित या दूसरा बनना क्या होता है। आपके बेटे की जान नहीं जानी चाहिए थी मिस्टर डिगोरी, हम उसे लौटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एमोस आखिरकार भावना दिखाते हुए, मेरा बेटा, मेरा बेटा मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज था, और तुम सही हो कि ये एक अन्याय था, भारी अन्याय। अगर तुम गंभीर हो। एल्बस, हम बहुत गंभीर हैं। एमोस, ये काम खतरनाक होगा। एल्बस, हम जानते हैं। स्कॉर्पियस, क्या हम जानते हैं? एमोस, डेल्फी, अगर तुम उनका साथ देने को तैयार हो तो। डेल्फी, अगर इससे आपको खुशी मिलती है अंकल, तो मैं तैयार हूँ। वह एल्बस की तरफ देखकर मुस्कुराती है, वह भी पलटकर मुस्कुराता है। एमोस, तुम ये समझते हो कि काल परिवर्तक को हासिल करना जान जोखिम में डालने वाला काम है? एल्बस, हम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। स्कॉर्पियस, क्या सचमुच? एमोस संजीदगी से, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर इतनी कुफत होगी। अंक 1, दृश्य 15, हैरी और जिनी पॉटर का घर, किचन। हैरी, रॉन, हरमाइनी और जिनी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। हरमाइनी, मैंने ड्रैको को बार बार बताया है, मंत्रालय में कोई भी स्कॉर्पियस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, अफवाहें हम नहीं फैला रहे हैं। जिनी, जब एस्टोरिया गुजरी थी तो मैंने उसे पत्र लिखकर पूछा था कि क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि शायद
चूंकि वह एल्बस का इतना अच्छा दोस्त है, शायद स्कॉर्पियस क्रिसमस की छुट्टियों में कुछ दिन हमारे यहाँ रुकने आना चाहे। मेरा उल्लू लौट आया, जिसके साथ एक वाक्य का पत्र था। अपने पति से कहना कि वह हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे के बारे में इन आरोपों का खंडन कर दे। हरमाइनी, वह एक ही बात पर अटका हुआ है। जिनी, वह परेशान है, दुखी और परेशान। रॉन, और मुझे उसकी पत्नी के गुजरने का अफसोस है, लेकिन जब वह हरमाइनी पर आरोप लगाता है कि वह हैरी को देखता है, वैसे हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो। हरमाइनी, मतलब? रॉन, हो सकता है कि दैत्य किसी पार्टी में जा रहे हो, दानव किसी शादी में जा रहे हो, तुम्हें बुरे सपने इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम एल्बस को लेकर चिंतित हो, और तुम्हारा निशान इसलिए दुख रहा हो क्योंकि तुम बूढ़े हो रहे हो। हैरी, बूढ़ा हो रहा हूँ? धन्यवाद दोस्त। रॉन, सच कहूँ तो आजकल मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरे मुंह से उफ की आवाज निकल जाती है। उफ। और मेरे पैर, मुझे अपने पैरों में दिक्कत हो रही है। मेरे पैर जो दर्द देते हैं उसके बारे में तो मैं गीत लिख सकता हूँ। शायद तुम्हारा निशान भी ऐसा ही है। जिनी, तुम बहुत बकवास करते हो। रॉन, इसे मैं अपना विशेष हुनर मानता हूँ, वह और दौड़ते हुए नाश्ते के मेरे प्रोडक्ट्स, और तुम सबसे मेरा प्यार, केड़ी कांप जिनी से भी। जिनी, रोनाल्ड वीजली, अगर तुम ठीक से नहीं रहोगे तो मैं मम्मी को बता दूंगी। रॉन, ऐसा मत करना। हरमाइनी, अगर वोल्डेमॉर्ट का कोई हिस्सा किसी भी रूप में बचा हुआ है तो हमें तैयार रहना चाहिए, और मुझे डर लग रहा है। जिनी, मुझे भी डर लग रहा है। रॉन, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मम्मी को छोड़कर। हरमाइनी, हैरी, मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि इस मामले में मैं कॉर्नेलियस फज जैसी नहीं रहूंगी। मैं अपना सिर रेत में नहीं छिपाऊंगी, और मुझे परवाह नहीं है कि इससे ड्रैको मैल्फॉय मुझे कितना नापसंद करता है। रॉन, वैसे भी तुम्हें दरअसल कभी लोकप्रियता का शौक नहीं था, है ना? हरमाइनी रॉन पर गुस्सैल निगाह डालती है और रॉन को मारना चाहती है, लेकिन रॉन रास्ते से हट जाता है। चुप गई। जिनी रॉन पर मुक्का मारती है। रॉन मुंह बनाता है। पड़ा, बहुत तगड़ा पड़ा। अचानक एक उल्लू कमरे में आ जाता है। ये नीचे की ओर उड़ता है और हैरी की प्लेट में एक चिट्ठी टपका देता है। हरमाइनी, उल्लू इतनी देर से क्यों आया है? हैरी चिट्ठी खोलता है, हैरानी से। हैरी, प्रोफेसर मैगोनिगल की चिट्ठी है। जिनी, इसमें क्या लिखा है? हैरी का चेहरा उतर जाता है। हैरी, जिनी, एल्बस एल्बस और स्कॉर्पियस, वे स्कूल नहीं पहुंचे, वे लापता हैं। अंक 1, दृश्य 16। व्हाइट हॉल, तहखाना। स्कॉर्पियस, जिसके अगल बगल में एल्बस और डेल्फी खड़े हैं, एक बोतल को कनखियों से देख रहा है। स्कॉर्पियस, तो हम इसे ले लें। एल्बस, स्कॉर्पियस, क्या मुझे सचमुच तुम्हें रट्टू तोते और काढ़ों के विशेषज्ञ को ये बात समझानी होगी कि भेदबदल काढ़ा क्या करता है? डेल्फी की बेहतरीन तैयारी की बदौलत हम ये काढ़ा पियेंगे, जिससे हमारा वेश बदल जाएगा, और नए वेश में हम जादू मंत्रालय में दाखिल हो जाएंगे। स्कॉर्पियस, ठीक है, दो बात पूछनी है। एक, क्या इसमें दर्द होता है? डेल्फी, बहुत, जितना मुझे पता है। स्कॉर्पियस, धन्यवाद, पहले से पता होना अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या तुम में से किसी को पता है कि भेसबदल काढ़े में किस चीज का स्वाद आता है? क्योंकि मैंने सुना है कि इसमें मछली जैसा स्वाद आता है, और अगर ऐसा है तो मुझे उल्टी हो जाएगी। मछली मुझे रास नहीं आती, कभी नहीं आई, कभी नहीं आएगी। डेल्फी, चेतावनी देना अच्छा रहा। वह सांस लेती है और काढ़ा पी जाती है। इसमें मछली जैसा स्वाद नहीं है। उसका भेस बदलने लगता है। ये दर्दनाक है। दरअसल इसका स्वाद अच्छा है। हाँ, ये दर्दनाक है, लेकिन वह जोर से डकार लेती है। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। ये थोड़ा, एक बार फिर डकार लेती है और हरमाइनी में बदल जाती है। थोड़ा जोरदार, मछली जैसा अवशेष है। एल्बस, ठीक है, तो वाह। स्कॉर्पियस, मेरी तरफ से भी वाह। डेल्फी, हरमाइनी, ये सिर्फ महसूस ही नहीं होता है, बल्कि मेरी मेरी आवाज भी हरमाइनी जैसी हो गई है। मेरी तरफ से भी वाह। एल्बस, ठीक है, तो अब मेरी बारी। स्कॉर्पियस, नहीं, किसी तरह से नहीं दोस्त, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम इसे, वह मुस्कुराते हुए जाना पहचाना चश्मा लगा लेता है, एक साथ कर रहे हैं। एल्बस, 3, 2, 1। वे काढ़ा गटक लेते हैं। नहीं, ये अच्छा है। वह दर्द से भर जाता है। ये कम अच्छा है। उन दोनों का ही रूप बदलने लगता है, और ये दर्द भरा है। एल्बस रॉन में बदल जाता है और स्कॉर्पियस हैरी में। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खामोशी छा जाती है। एल्बस, ये थोड़ा विचित्र है ना? स्कॉर्पियस,
नाटकीय, वह सचमुच मजे ले रहा है। अपने कमरे में जाओ, सीधे अपने कमरे में जाओ, तुम बहुत गंदे बेटे हो। एल्बस हंसते हुए, स्कॉर्पियस स्कॉर्पियस अपना चोगा अपने कंधे पर उछालते हुए, ये तुम्हारा विचार था कि मैं हैरी बनूं और तुम रॉन बनो। मैं बस हंसी मजाक करना चाहता था, इससे पहले कि हम। और फिर वह जोर से डकार लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा है। एल्बस जानते हो, वे इसे अच्छी तरह छुपाते हैं, लेकिन रॉन अंकल का पेट बढ़ रहा है। डेल्फी हमें चलना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता क्या? वे सड़क पर पहुंचते हैं, एक टेलीफोन बूथ में जाते हैं, 62442 डायल करते हैं। टेलीफोन बूथ। स्वागत है हैरी पॉटर। स्वागत हरमाइनी ग्रेंजर। स्वागत रॉन वीजली। वे मुस्कुराते हुए टेलीफोन बॉक्स के फर्श में गायब हो जाते हैं। अंक 1, दृश्य 17, जादू मंत्रालय, सभा कक्ष। हैरी, हरमाइनी, जिनी और ड्रैको एक छोटे कमरे में चहलकदमी कर रहे हैं। वे चारों चिंता में डूबे हैं। ड्रैको, क्या हमने पटरियों के आसपास अच्छी तरह खोजबीन कर ली है? हैरी, मेरे विभाग ने एक बार खोजबीन कर ली है और वे दोबारा कर रहे हैं। ड्रैको, और ट्रॉली वाली जादूगरनी हमें कोई उपयोगी जानकारी नहीं दे पा रही है। हरमाइनी, ट्रॉली वाली जादूगरनी तो आग बबूला है। वह बार बार बोल रही है कि उसने ऑटेलाइन गैम्बॉल को नीचे दिखाया है। उसे विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स पहुंचने के अपने रिकॉर्ड पर गर्व है। जिनी, क्या मगलुओं द्वारा जादू की हरकतों का कोई मामला सामने आया है? हरमाइनी, अब तक तो नहीं। मैंने मगलू प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी है और वे गुमशुदा की एफआईआर जैसी चीज करवा रहे हैं। किसी मंत्र जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। ड्रैको, तो अब हम मगलुओं पर भरोसा कर रहे हैं कि वे हमारे बच्चों को ढूंढकर हमें दे दे। कहीं हमने उन्हें हैरी के निशान के बारे में तो नहीं बता दिया? जिस तरह का माहौल बन रहा है, हरमाइनी उसे हल्का करने की कोशिश करती है। हरमाइनी, हम सिर्फ मगलुओं की मदद ले रहे हैं और कौन जाने इसका हैरी के निशान से क्या संबंध हो, लेकिन हम निश्चित रूप से इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे ऑर्डर इस वक्त काले जादू से जुड़े हर व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहे हैं और। ड्रैको, इसका संबंध प्राण भक्षियों से नहीं है। हरमाइनी, मुझे नहीं लगता कि इस बात पर मुझे आप जितना भरोसा है। ड्रैको, मुझे भरोसा नहीं है, मैं तो पूरी तरह सही बात कह रहा हूँ। आजकल काले जादू में किस तरह के मूर्ख लोग उतर आए हैं। मेरा बेटा मैलफॉय वंश का है, उनकी हिम्मत नहीं होगी। हैरी, जब तक कि वहां कोई नई चीज ना हो, कोई ऐसी चीज। जिनी, मैं ड्रैको की बात से सहमत हूँ। अगर ये अपहरण है तो एल्बस को ले जाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन उन दोनों को ले जाना। हैरी जिनी से निगाहें मिलाता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि वह उसके मुंह से क्या सुनना चाहती है। ड्रैको, और मैंने स्कॉर्पियस में चाहे जो संस्कार भरने की कोशिश की हो, वह अगवा होने की बजाय अनुयायी है। इसलिए बेशक एल्बस ने ही उसे उस ट्रेन से उतारा होगा, और अब मेरा सवाल ये है कि वह उसे कहाँ लेकर जाएगा। जिनी, हैरी, वे भाग गए हैं। तुम और मैं ये बात जानते हैं। ड्रैको इस बात पर गौर करता है कि पति पत्नी एक दूसरे को एक टक देख रहे हैं। वह समझ जाता है कि आंखों आंखों में कोई बात बता दी गई है। ड्रैको, क्या तुम्हें पता है तुम कौन सी बात छिपा रहे हो? खामोशी छा जाती है। तुम जो भी जानकारी छुपा रहे हो, मेरी सलाह है कि उसे इसी समय बता दो। हैरी, परसों एल्बस और मेरे बीच बहस हुई थी। ड्रैको, और? हैरी झिझकता है और फिर बहादुरी से ड्रैको से नजरें मिलाता है। हैरी, और मैंने उसे कह दिया कि कई बार मैं सोचता हूँ कि काश वह मेरा बेटा ना होता। एक बार फिर खामोशी छा जाती है, एक गहरी शक्तिशाली खामोशी। और फिर ड्रैको हैरी की तरफ एक खतरनाक कदम उठाता है। ड्रैको, अगर स्कॉर्पियस को कुछ हुआ तो? जिनी ड्रैको और हैरी के बीच में आ जाती है। जिनी, धमकियां मत दो ड्रैको, कृपया ऐसा मत करो। ड्रैको गरजते हुए, मेरा बेटा खोया है। जिनी उतनी ही गरजते हुए, मेरा भी। ड्रैको जिनी से नजरें मिलाता है। कमरे में सच्ची भावनाएं हैं। ड्रैको होठों को सिकोड़ते हुए, अपने पिता की तरह, अगर तुम्हें सोना चाहिए हो तो मैलफॉय परिवार के पास जो भी है, वह मेरा एकमात्र वारिस है। वह मेरा एकमात्र परिवार है। हरमाइनी, मंत्रालय के भंडार में बहुत सा सोना जमा है, धन्यवाद ड्रैको। ड्रैको जाने लगता है। वह रुक जाता है। वह हैरी की तरफ देखता है। ड्रैको, हैरी पॉटर, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने क्या किया था या तुमने किससे बचाया था, लेकिन मेरे परिवार पर तो तुम अटल श्राप की तरह हो। अंक 1, दृश्य 18, जादू मंत्रालय, गलियारा, स्कॉर्पियस। और तुम्हें यकीन है कि वह चीज यही है? एक पहरेदार पास से गुजरता है। स्कॉर्पियस और डेल्फी अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं।
हाँ मंत्री जी, मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि इस मुद्दे पर मंत्रालय को लंबे समय तक सोच विचार करना चाहिए। हाँ, पहरेदार सिर हिलाते हुए। मंत्री जी, डेल्फी, हम मिलकर इस पर विचार करते हैं। पहरेदार चला जाता है। वे राहत की सांस छोड़ते हैं। सत्य द्रव के इस्तेमाल का विचार मेरे अंकल का था। मंत्रालय का एक अधिकारी मिलने आया था, जिसके पे में हमने इसे मिला दिया था। उसने हमें बता दिया कि काल परिवर्तक को संभाल कर रखा गया है, और उसने हमें ये भी बता दिया कि कहाँ। खुद जादू मंत्री के ऑफिस में। वह एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है। अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है। हरमाइनी, दूर से। हैरी, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। हैरी, दूर से। बात करने से कुछ होना ही नहीं है। डेल्फी, ओह नहीं। एल्बस, हरमाइनी और डैडी। तुरंत ही सब दहशत में आ जाते हैं। स्कॉर्पियस, ठीक है, छिपने की जगह है। कोई छिपने की जगह भी नहीं है। कोई अदृश्य सम्मोहन जानता है। डेल्फी, क्या हम उनके ऑफिस में चले? एल्बस, वे अपने ऑफिस में ही आ रही होंगी। डेल्फी, दूसरी कोई जगह नहीं है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वह दोबारा कोशिश करती है। हरमाइनी, दूर से। अगर तुम मुझसे या जिनी से इस बारे में बात नहीं करोगे। स्कॉर्पियस, पीछे हटो। अल्होमोरा। वह दरवाजे पर अपनी छड़ी तानता है। दरवाजा खुल जाता है। वह मुस्कुराता है, आनंदित। एल्बस, उसे रोको। ये काम तुम्हें करना होगा। हैरी, दूर से। कहने के लिए है ही क्या? एल्बस, मैं? क्यों? डेल्फी, देखो, ये काम हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता, है ना? जो दो लोग यहाँ आ रहे हैं, हम दोनों उन्हीं के वेश में हैं। हरमाइनी, दूर से। तुमने जो कहा था वह सरासर गलत था, लेकिन यहाँ इतनी सारी चीजें उलझी हुई हैं कि। एल्बस, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। हल्की सी हलचल होती है, और फिर एल्बस अंत में दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, जब हरमाइनी और हैरी दूर से दाखिल होते हैं। हैरी, हरमाइनी, मैं तुम्हारी चिंता के लिए कृतज्ञ हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हरमाइनी, रॉन? एल्बस, हैरान रह गई। हरमाइनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एल्बस, क्या किसी को अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहाने की जरूरत पड़ती है? वह हरमाइनी को कसकर चूम लेता है। हैरी, मुझे जाना चाहिए। हरमाइनी, हैरी, मेरा मुद्दा ये है कि ड्रैको जो भी कहता है, तुमने एल्बस से जो बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर सोचते रहने से हम में से किसी का भी भला होगा। एल्बस, ओह, तुम उस बारे में बात कर रही हो जो हैरी ने कहा था कि काश मैं। वह खुद को सही करता है। एल्बस उसका बेटा नहीं होता तो अच्छा होता। हरमाइनी, रॉन? एल्बस, मैं तो ये कहता हूँ कि छुपकर रखने के बजाय सामने लाना बेहतर है। हरमाइनी, वह समझ जाएगा। हम जब ऐसी बातें कह देते हैं जो हम सचमुच नहीं सोचते, वह ये बात जानता है। एल्बस, लेकिन क्या हो अगर हम कई बार ऐसी बातें कह दें जो हम सचमुच सोचते हैं, तब क्या होगा? हरमाइनी, रॉन, सच्ची, ये समय नहीं है। एल्बस, जाहिर है ये नहीं है। विदा डार्लिंग। एल्बस उसे जाते हुए देखता है और उम्मीद करता है कि वह अपने ऑफिस के पास से निकलकर दूर चली जाएगी, लेकिन जाहिर है वह ऐसा नहीं करती है। हरमाइनी दरवाजे से अंदर आए इससे पहले उसे रोकने के लिए वह दौड़ता है। वह उसके सामने एक बार अड़ता है और फिर दूसरी बार आ जाता है। इसके लिए वह अपने कूल्हों को मटकाता है। हरमाइनी, तुम मेरे ऑफिस में घुसने से मुझे क्यों रोक रहे हो? एल्बस, मैं नहीं रोक रहा हूँ। वह एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रॉन एक बार फिर बीच में आ जाता है। हरमाइनी, तुम रोक रहे हो, मुझे मेरे कमरे में जान दो रॉन। हरमाइनी चकमा देकर पास से गुजरने की कोशिश करती है। एल्बस, चलो एक और बच्चा पैदा करते हैं। हरमाइनी, क्या? एल्बस, या अगर एक और बच्चा नहीं तो लंबी छुट्टियां ही सही। मैं या तो बच्चा चाहता हूँ या फिर लंबी छुट्टियां, और मैं इस बात पर जोर देने वाला हूँ। प्रिय, क्या हम इस बारे में बात करें? शायद रिश्ती कढ़ाई में पेय के साथ। तुमसे प्यार करता हूँ। हरमाइनी सोचती है। वह शंकालु अंदाज में उसे घूरती है और एक बार फिर अपने दरवाजे को देखती है। वह नरम पड़ जाती है। हरमाइनी, अगर वहां एक और बदबूदार टिकिया हुई तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, वैसे भी मैं मगलुओं को ताज़ा जानकारी देनी है। वह जाती है। हैरी उसके साथ बाहर जाता है। एल्बस दरवाजे की तरफ मुड़ता है। वह दोबारा अंदर आती है, इस बार अकेली। बच्चा या लंबी छुट्टियां, कई बार तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हें पता है? एल्बस, इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की थी, है ना? मेरे हंसी मजाक का चुलबुला अंदाज। वह एक बार फिर बाहर जाती है। वह दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन एक बार फिर वह दोबारा अंदर आ जाती है। वह दरवाजा कसकर बंद कर देता है। हरमाइनी, मुझे मछली की गंध आ रही है।
मैंने तुमसे कहा था कि मछली के सैंडविच से दूर रहो। एल्बस, सही कहा था। वह बाहर जाती है। वह जांच करता है कि वह चली गई है और राहत उसके पूरे शरीर में टपकने लगती है जब वह दरवाजा खोलता है। अंक 1, दृश्य 19, जादू मंत्रालय, हरमाइनी का ऑफिस। हरमाइनी के ऑफिस के दरवाजे की दूसरी तरफ स्कॉर्पियस और डेल्फी इंतजार कर रहे हैं। तभी एल्बस दाखिल होता है। वह ढेर हो जाता है, थका हुआ। एल्बस, ये सब बहुत अजीब है। डेल्फी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अच्छी तरह रोका। स्कॉर्पियस, तुमने अपनी आंटी को कम से कम 500 बार चूमा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए तुम्हें शाबाशी दूं या त्योरी चढ़ाऊं। एल्बस, रॉन प्रेमी स्वभाव का है। मैं तो बस हरमाइनी का ध्यान भटका रहा था स्कॉर्पियस। मैंने उसका ध्यान भटका दिया। स्कॉर्पियस, और फिर वह बात जो तुम्हारे डैडी ने कही थी। डेल्फी, लड़कों, वे लौट आएंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एल्बस स्कॉर्पियस से, तुमने सुना? डेल्फी, हरमाइनी काल परिवर्तक को कहाँ छिपाएगी? वह कमरे में चारों तरफ देखती है और उसे किताबों की अलमारी नजर आती है। किताबों की अलमारी में छानबीन करते हैं। वे खोजने लगते हैं। स्कॉर्पियस चिंता से अपने दोस्त को देखता है। स्कॉर्पियस, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एल्बस, मेरे डैडी कहते हैं कि काश मैं उनका बेटा ना होता। ये बातचीत शुरू करने का अच्छा विषय तो नहीं है। स्कॉर्पियस ये सोचता है कि क्या कहें। स्कॉर्पियस, मैं जानता हूँ वोल्डेमॉर्ट वाली अफवाह सच नहीं है, और तुम जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कई बार मेरे डैडी भी यही सोचते हैं, मैंने इसे क्यों पैदा कर दिया। एल्बस, मेरे डैडी से फिर भी बेहतर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे ज्यादातर समय यही सोचते होंगे कि मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ। डेल्फी स्कॉर्पियस को किताबों की अलमारियों की तरफ खींचती है। डेल्फी, शायद हमें सामने मौजूद मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्कॉर्पियस, मेरा मुद्दा ये है, कोई तो कारण है कि हम दोस्त हैं एल्बस। कोई तो कारण है जिसकी बदौलत हम एक दूसरे को मिले, है ना? और ये जो भी है, रोमांच। फिर वह शेल्फ पर एक किताब देखता है जिससे उसकी त्योरी चढ़ जाती है। क्या तुमने इन शेल्फों पर रखी किताबें देखी? यहाँ तो कुछ बहुत ही खतरनाक किताबें हैं, प्रतिबंधित किताबें, श्रापित किताबें। एल्बस, मुश्किल भावनात्मक मुद्दों से स्कॉर्पियस को कैसे भटकाएं? उसे लाइब्रेरी में ले जाएं। स्कॉर्पियस, प्रतिबंधित खंड की सारी पुस्तकें हैं और इसके अलावा दूसरी पुस्तकें भी हैं। जादू सबसे बुरा, 15वीं सदी के परम दुष्ट जादूगर, एक जादूगर की कविताएं। इसकी इजाजत तो हॉगवर्ट्स में भी नहीं है। एल्बस, छायाएं और आत्माएं, जादू टोने के कटालिका मार्गदर्शिका। डेल्फी, वे काफी बढ़िया हैं, है ना? एल्बस, दूधिया अग्नि का सच्चा इतिहास, सम्मोहन श्राप और इसका दुरुपयोग कैसे करें। स्कॉर्पियस, और इधर देखो, वाह, सिबिल ट्रेलोनी की मेरी आंखें और उनके पार कैसे देखें, भविष्य कथन पर पुस्तक। हरमाइनी ग्रेंजर भविष्य कथन से नफरत करती है। ये रोचक है, ये एक खोज है। वह पुस्तक को सेल्फ से खींचता है और ये गिरकर खुल जाती है और बोलती है। किताब, पहला चौथा है, निराशाजनक निशान। ये पार्क्ड में मिलता है लेकिन पार्क में नहीं। स्कॉर्पियस, ठीक है, बोलने वाली पुस्तक, बड़ी अजीब बात है। किताब, दूसरा, दो पायों में कम सुंदर है, अनैतिक बालों वाला, अंडे का रोग। और तीसरा, सैर भी है और चलने वाला मार्ग भी। एल्बस, ये एक पहेली है, ये हमें एक पहेली दे रही है। किताब, शहर में एक मोड़, झील में एक फिसलन। डेल्फी, तुमने क्या कहा? स्कॉर्पियस, मैंने एक पुस्तक खोली थी, एक ऐसी चीज जो इस संसार में मेरे तमाम वर्षों में कभी खास खतरनाक काम नहीं रहा। पुस्तकें हाथ बढ़ाकर एल्बस को पकड़ने की कोशिश करती हैं। वह उसकी पकड़ से जैसे तैसे बचता है। एल्बस, ये क्या है? डेल्फी रोमांचित स्वर में, उन्होंने इसे हथियार बंद कर रखा है। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी को हथियार बंद कर दिया है। काल परिवर्तक यही होगा। हम पहेली को सुलझा लेंगे तो यह हमें मिल जाएगा। एल्बस, पहला चौथा है, आपको एक पार्क में मिलेगा लेकिन पार्क में नहीं। ईडी, डीई। स्कॉर्पियस, दूसरा अंडे का रोग है जो दो पायों में कम सुंदर है। डेल्फी भावुक अंदाज में, पुरुष यानी डिमेंटर्स यानी दंपिशाच। हमें दंपिशाचों पर पुस्तक खोजनी होगी। एल्बस, वह पुस्तक की अलमारी के पास जाती है और हैरान हो जाती है जब ये उसे निगलने की कोशिश करती है। एल्बस अलमारी की तरफ दौड़ता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अलमारी डेल्फी को पूरा निकल चुकी है। एल्बस, डेल्फी, क्या हो रहा है? स्कॉर्पियस,
ध्यान केंद्रित करो, वही करो जो उसने कहा था। दम पिशाचों पर पुस्तक खोजो और बहुत सावधान रहना। एल्बस, यहाँ दबंग दम पिशाच अज़्काबान का इतिहास। पुस्तक उड़कर खुलती है और खतरनाक तरीके से स्कॉर्पियस पर झपटती है, जिसे रास्ते से हटने के लिए उसे चकमा देना पड़ता है। वह किताब की एक अलमारी से कसकर टकराता है, जो उसे निगलने की कोशिश करती है। पुस्तक, मैं एक पिंजरे में पैदा हुआ था, लेकिन इसे गुस्से से चकनाचूर कर दिया। मेरे भीतर के गॉन्ट ने रिडल को उससे मुक्त किया, जो मेरी जान लेने वाला था। एल्बस, वोल्डेमॉर्ट। डेल्फी अपने असली हुलिये में पुस्तकों से निकलती है। डेल्फी, ज्यादा तेजी से काम करो, वह चीखती है जब उसे दोबारा अंदर खींच लिया जाता है। एल्बस, डेल्फी, डेल्फी। वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जा चुकी है। स्कॉर्पियस, वह अपने असली रूप में आ गई है, क्या तुमने गौर किया? एल्बस, नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में ज्यादा चिंता कर रहा था कि किताब की अलमारी उसे निकल रही है। खोजो कुछ भी, वोल्डेमॉर्ट पर कोई किताब। उसे एक किताब मिल जाती है। इसका शीर्षक है नागशक्ति का वारिस। क्या तुम्हें लगता है यही है? वह पुस्तक को सेल्फ से खींचता है। ये पलटकर उसे खींचती है। वह पुस्तक की अलमारी से जूझने की बेतहाशा कोशिश करता है, लेकिन अलमारी एल्बस को निगल लेती है। स्कॉर्पियस, एल्बस, एल्बस। स्कॉर्पियस उसके पास पहुंच जाता है। इससे पहले ही एल्बस जा चुका है। वह एक पल के लिए सोचता है, शंका से भरा हुआ, और फिर उसे एहसास होता है कि अब ये काम उसे ही पूरा करना है। ठीक है, वह नहीं। वोल्डेमॉर्ट, वोल्डेमॉर्ट, वोल्डेमॉर्ट। वह अलमारियों पर नजर दौड़ाता है। मोरवोलो, असली सच्चाई यही होनी चाहिए। वह इसे खींचता है। एक बार फिर ये दूर झूलती है, हल्का प्रकाश डालती है, और पहले सुनी आवाज से ज्यादा गहरी आवाज आती है। किताब, मैं वह प्राणी हूँ जिसे तुमने नहीं देखा है। मैं तुम हूँ, मैं हूँ। गूंज अप्रत्याशित, कई बार आगे कई बार पीछे, सतत साथी, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। एल्बस किताबों से प्रकट होता है, अपने असली रूप में। स्कॉर्पियस, एल्बस। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारी ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है। एल्बस, नहीं, बस सोचो। एल्बस को तेजी से किताबों की अलमारी में खींच लिया जाता है। स्कॉर्पियस, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अदृश्य गूंज, ये क्या है? मैं जिस एक चीज में अच्छा हूँ वह है सोचना, और जब मुझे सोचने की जरूरत है तो मैं नहीं सोच पाता। पुस्तकें उसे अपने अंदर खींच लेती हैं। वह शक्ति विहीन है, ये दहशत भरा है। खामोशी, तीनों को ही अंदर खींच लिया गया है, कुछ नहीं बचता है। फिर धमाका, अलमारी से पुस्तकों का ढेर गिरता है, और स्कॉर्पियस दोबारा प्रकट होता है, पुस्तकों को एक तरफ धकाते हुए। स्कॉर्पियस, नहीं, तुम नहीं, सिबिल ट्रेलोनी नहीं। वह चारों तरफ देखता है, हारा हुआ लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ। ये सब गलत है। एल्बस, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये सब एक छोटे से काल परिवर्तक के लिए। सोचो स्कॉर्पियस, सोचो। पुस्तकें उसे जकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह उनकी पकड़ से बच जाता है। सतत साथी, कई बार पीछे कई बार आगे। ठहरो, मैं इसे चूक गया था। छाया, तुम एक छाया हो। छायाएं और आत्माएं यही होनी चाहिए। वह पुस्तकों की अलमारी पर चढ़ता है। ऊपर जाते जाते ये दहशत भरा होता जाता है। यह उसके हर कदम पर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वह शेल्फ से पुस्तक खींचता है, ये बाहर आ जाती है, और आवाज तथा गहमा गहमी अचानक थम जाती है। क्या यही? अचानक एक धमाका होता है, और एल्बस तथा डेल्फी अलमारियों से निकलकर फर्श पर आ गिरते हैं। हमने इसे हरा दिया, हमने लाइब्रेरी को हरा दिया। वह अपने हाथ विजय में उठाता है, जब एल्बस चिंता से डेल्फी को देखता है। एल्बस, डेल्फी तुम ठीक? डेल्फी, वाह क्या सैर थी। एल्बस उस पुस्तक को गौर से देखता है, जिसे स्कॉर्पियस अपने सीने से चिपकाए है। एल्बस, क्या यही है? स्कॉर्पियस, उस पुस्तक के भीतर क्या है? डेल्फी, मैं सोचती हूँ कि हमें पता लगाना चाहिए, है ना? स्कॉर्पियस पुस्तक को खोलता है। इसके बीचों बीच में एक घूमता हुआ काल परिवर्तक है। वाह! स्कॉर्पियस, हमें काल परिवर्तक मिल गया है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि हम इतनी दूर तक पहुंच पाएंगे। एल्बस, दोस्त, अब हमें ये मिल गया है तो अगला कदम है सेड्रिक को बचाना। हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। स्कॉर्पियस, अभी शुरू ही हुई है और हम अधमरे हो गए हैं। अच्छा है, ये बड़ी अच्छी यात्रा होगी। फुसफुसाहटें गर्जना तक ऊपर उठती हैं और अंधेरा छा जाता है। मध्यांतर।